Okay, so let's start the class. Once again, a very good evening to you all and a very warm welcome to this first session of online Java class, and this is lecture 1 of the series. तो as usual सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों पे आज हमारा डिस्कशन होगा. ओके, सो एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर इज बेसिकली आज हम जावा के इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं. सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है, हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखें, व्हाट्स द बेसिक नीड ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वंस वी आर क्लियर विद दैट, फिर अपन चलेंगे जावा क्यों बनी. इसमें से कुछ पार्ट वही है जो आप वेबिनार में देख चुके हैं, बट क्योंकि आप में से कुछ लोग वेबिनार में नहीं थे तो एक बार मुझे इसको रिवाइज करना पड़ेगा और बाकियों के लिए ये क्विक रिविजन होगा. देन विल डिस्कस जावा क्यों इतनी पॉपुलर है. वेबिनार में मैंने सिर्फ ऊपर से टच करा था इन फीचर्स को, आपको इन डेप्थ इन फीचर्स को आज हम डिस्कस करके समझेंगे, क्योंकि जब तक ये फीचर्स की नॉलेज नहीं होगी आप जावा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे. राइट, तो जावा के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्होंने जावा को आज टॉप लैंग्वेज बना दिया है, आज ही अभी लिस्टिंग आई है, अगर आप चाहें तो साइड नेट्स पे जाकर चेक कर सकते हैं. देयर इज अ साइट कॉल्ड TIOBE, आप ये टर्म डालिएगा गूगल में TIOBE इंडेक्स. जैसे ही आप ये टर्म डालेंगे आपको लिस्टिंग दिखेगी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि 10 साल बाद आज फिर जावा नंबर 1 स्लॉट पे है. 2015 में जावा नंबर 1 लैंग्वेज मानी गई है और जावा का यूज ऑलमोस्ट बाय 6% बढ़ा है. इस पोजीशन पे जावा आज से 10 साल पहले थी, आज 10 साल बाद वापस 10 साल पिछले 10 साल में जावा टॉप 10 में थी और आज एक बार फिर वो टॉप पोजीशन पे नंबर 1 लैंग्वेज मार्केट में आज इतनी सारी लैंग्वेजेस के बावजूद जावा बनी हुई है. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये डिस्कस करें कि जावा के वो कौन से फीचर्स हैं जिन्होंने जावा को आज टॉप लैंग्वेज बनाया हुआ है. देन अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जावा की हिस्ट्री, जावा कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, वगैरह वगैरह. देन मैंने आपको बता ही दिया जावा की स्टैंडिंग क्या है, कुछ ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको इसके दूंगा. एंड फाइनली जावा ऐसी पढ़ने के बाद क्या कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो जावा ऐसी पढ़ने के बाद आप डिजाइन कर सकते हैं. ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के मेन सेशन में. प्लस कुछ क्विजेज होंगी, कुछ चैट क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछना चलूंगा. तो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा. मेक श्योर जब आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, उससे मुझे पता चलेगा कि लेक्चर कैसा जा रहा है और आप कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं. राइट, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अपन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली जावा, कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखें. आई मीन ऐसा क्या होगा जो प्रोग्रामिंग के बिना आप नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग सीख कर ही आप वो काम कर सकते हैं. तो आप सब जानते होंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, आप सबको पता है. कंप्यूटर्स बेसिकली 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं और आप अपना काम, अपना कम्युनिकेशन अगर कंप्यूटर से बिठाना चाहें तो आपको सीखनी पड़ती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप कंप्यूटर से 0 और 1 में बात करें, और कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि वो आपसे आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म वाली लैंग्वेज में बात करे, जो प्लेन इंग्लिश या प्लेन हिंदी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज हो सकती है. तो आपकी कही गई बात को कंप्यूटर तक, कंप्यूटर के फॉर्म में ले जाना और वहां से आने वाले रिस्पॉन्स को आपके फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, दैट इज द होल सोल टास्क जो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म करती है. राइट, सो वी कैन से टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स एंड मेक देम वर्क अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, we need to learn a programming language so that we can give instructions to that digital machine. आप मशीन को इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में दे पाएं, ये आपके लिए मुश्किल होगा. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस इंस्ट्रक्शन को बहुत सिंपल वे में कंप्यूटर तक पहुंचा देगी और कंप्यूटर फिर आपकी बात बेटर वे में समझ पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा. राइट, और आज की तारीख में अगर आप नोटिस करें, टू बी वेरी प्रिसाइज, 753 लैंग्वेजेस आज मार्केट में आपको मिलेंगी. हो सकता है ये नंबर काफी बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, और हर पर्टिकुलर लैंग्वेज एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन की जाती है. राइट, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, हर लैंग्वेज का अपना एक पर्टिकुलर एम होता है मार्केट में आने के लिए. अब हम ये सभी 750 लैंग्वेजेस तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट वो लैंग्वेजेस जरूर डिस्कस करते हैं जो लैंग्वेजेस जावा की पेरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनके कारण जावा का डेवलपमेंट हुआ या जिन्होंने जावा के डेवलपमेंट को सपोर्ट करा. सो टू बिगिन विद, जावा की जो पेरेंट लैंग्वेज है, जहां से रूट स्टार्ट होता है जावा का, दैट इज बेसिकली सी लैंग्वेज. सो कैन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि सी लैंग्वेज बनने का मेन रीजन क्या था. प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट विंडो. ऐसा क्या था जो सी लैंग्वेज के पहले नहीं हो पाता था और सी लैंग्वेज ने उस टास्क को सिंप्लीफाई करा.
ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन, सेशन को इंटरैक्टिव करिए, मैं जो आपसे पूछूं, जो भी आपके समझ में आए, जितना भी आप जानते हो, ट्राई आंसरिंग दैट। सी लैंग्वेज बनने का मेन रीजन क्या था, क्यों लोगों ने सी लैंग्वेज डिजाइन करी? क्या सी दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? ये तो सी की नेचर हुई शालू, कि सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी के पहले भी बहुत सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज हुई होंगी। एग्जैक्टली, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि मेनली अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज का यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता था। सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो डायरेक्टली आपके सिस्टम से, आपके मशीन के हार्डवेयर से करते हैं इंटरैक्ट और आपके मशीन की वर्किंग को करते हैं कंट्रोल। तो दुनिया के अच्छे से अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें दो नाम बहुत पॉपुलर है, यूनिक्स और लिनक्स, सी लैंग्वेज में ही डिजाइन करे गए थे। मेनली सी को यूनिक्स के लिए ही बनाया गया था। बाद में सी की पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि सी में कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करे गए, कई सारे ब्राउजर्स, कई सारी चीजें सी लैंग्वेज के अंदर आज मार्केट में डेवलप की गई हैं। इनफैक्ट जो लैंग्वेज के लिए आप लोग एनरोल हुए हैं, उसका भी जब पहला वर्जन आया था, अगर आपने वेबिनार अटेंड करा हो तो 23 जनवरी 1996 को जावा का पहला वर्जन आया था। वो वर्जन ओरिजिनली सी लैंग्वेज में ही लिखा गया था। लेटर ऑन जावा का कंपाइलर फिर कन्वर्ट करा गया इनटू C++। तो सी लैंग्वेज का मेन एम था कि उसमें हम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर इंटरैक्शन वाली प्रोग्रामिंग ज्यादा बेटर कर सकते थे। लेकिन जैसा आप जानते हैं, सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, तो सी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक कह लीजिए, सी उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाई, ये कह लीजिए कि सी के अंदर डेटा सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। डेटा सिक्योरिटी से मतलब आप अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं सी में, अगर आप उन वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर करें तो किसी भी फंक्शन से आप डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को कर सकते हैं एक्सेस। यानी कोई भी वेरिएबल के लिए आप ये रूल्स नहीं बना सकते कि ये एक ही पर्टिकुलर फंक्शन से एक्सेस होगा। और लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है वेरिएबल्स ग्लोबल कर लेंगे तो हर फंक्शन से आप उन्हें कर पाएंगे एक्सेस। या लोकेश, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। आपको ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होकर मिलेगा। रिकॉर्डिंग हम आपको नेक्स्ट डे मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर लेंगे और स्लाइड्स आपको मेल कर देंगे। सो अगर आप कुछ भी मिस करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण कोई भी दिक्कत होती है, तो ये पूरा सेशन एज इट इज आपको मिल जाएगा। नो हार्म, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। ये पूरा वीडियो, पूरी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर की जाएगी। तो हम आपको नेक्स्ट डे, मतलब अगला लेक्चर हमारा मंडे को होगा। होपफुली हम लोग कल, क्योंकि 24 घंटे लगेंगे इस रिकॉर्डिंग को अपलोड होने में, तो कल हम आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। वेलकम लोकेश, वेलकम। ओके, तो सी लैंग्वेज मेनली सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई गई थी। तो सी में इंटरैक्शन तो बहुत फास्ट होता था, लेकिन डेटा सिक्योरिटी सी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल नहीं थी। हालांकि उस जमाने में इतनी जरूरत भी नहीं थी। सी जब 70s में बनी थी, तब उस जमाने पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो वायरस जैसी चीजें बहुत अनकॉमन थी। लोग जानते ही नहीं थे वायरस क्या होता है या मेलिशियस कोड्स क्या होते हैं। तो सी 70s के एरा में बहुत अच्छे से मार्केट को कैप्चर करके बैठी थी। उसके बाद जैसे जैसे 80s का एरा आया, वैसे वैसे पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ा। पर्सनल कंप्यूटर मतलब एक कॉमन मैन की रीच में कंप्यूटर आने लगा। लोग कंप्यूटर खरीद के घर पे उसको यूज करने लगे। तो आप शायद जानते होंगे, बिफोर 80s लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कंप्यूटर परचेस करना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज में ही कंप्यूटर्स पाए जाते थे। सो 80s ऑनवर्ड्स कंप्यूटर का एक्सेस आम लोगों के लिए अवेलेबल हो पाया, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आया। लेकिन जितना आसान कंप्यूटर का एक्सेस हुआ, उतना ही आसान फिर वायरसेस या मेलिशियस कोड्स डिजाइन करने की प्रॉपर्टी बढ़ी। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग पैराडिम डिजाइन करा गया। हालांकि वो 1967 से मार्केट में था, लेकिन 80s में आकर ये प्रोग्रामिंग पैराडिम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, आप जावा में भी इसको पढ़ेंगे। आप में से जिन लोगों ने C++ का बेसिक आइडिया लिया हो, आपको पता होगा ऊप्स के दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं। आप ऊप्स के अंदर डेटा को ज्यादा बेटर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्यादा अच्छे से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैप कर सकती है। ये तो हम सभी मानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन करा जाता है तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करा जाता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में यानी फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, लेकिन किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं मुझे कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वहां पर आपको जितनी भी एंटिटीज दिखती हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट, कॉलेज, ये सब अपने आप में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब को आप एज इट इज अपने प्रोग्राम में मैप कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1967 में हुई थी, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 67 में ना होकर हुई थी 1980s में, जब C++ लैंग्वेज को करा गया था डिजाइन।
तो आप ये कह सकते हैं सी लैंग्वेज में जो सिक्योरिटी इश्यूज थे सी डबल प्लस ने उसे बहुत अच्छे से सॉल्व करा, और कई फेमस प्रोडक्ट्स आज भी मार्केट में अगर आप देखें तो वो सी डबल प्लस पे डिजाइन करे गए हैं। एडोब कंपनी आप जानते होंगे, एडोब के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स, एडोब एक्रोबैट, एडोब फ्लैश, दे ऑल आर बेसिकली डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सी डबल प्लस लैंग्वेज। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 2098 ME, ये सारे के सारे डेवलप करे गए थे सी प्लस प्लस पे। आप ये नहीं सोचेगा ये सी डबल प्लस वो होगी जो आपने टर्बो पे पढ़ी होगी, ये वो सी प्लस प्लस है जो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे चलती है और उसे बुलाते हैं अपन विजुअल सी प्लस प्लस। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर हुआ करता था 90s में, आज भी माइक्रोसॉफ्ट बहुत एफर्ट्स कर रहा है उसको पॉपुलराइज करने के, वो भी प्योरली कोडेड है यूजिंग सी प्लस प्लस। मोजिला फायरफॉक्स दैट अगेन इज कोडेड यूजिंग सी प्लस प्लस। गूगल का क्रोमियम दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सी डबल प्लस लैंग्वेज। तो सी डबल प्लस ने काफी कुछ मार्केट को दिया। 80s से लेकर 90s तक मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो हुई वो सी प्लस प्लस हुई। इनफैक्ट जिस कंपनी ने जावा लैंग्वेज डेवलप करी, सन माइक्रोसिस्टम जिसका नाम था, और अब आज उसे ओरेकल सन कहते हैं, उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट जब तक जावा नहीं थी तब तक सी डबल प्लस पे ही डिजाइन करे गए थे। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अपन ऐसा क्या था कि फिर उस कंपनी को सी डबल प्लस छोड़कर जावा जैसी टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना पड़ा, जावा जैसी लैंग्वेज को उन्होंने अपनी तरफ से क्रिएट करा। व्हाट वाज द थ्राइविंग फोर्स, क्या रीजन था कि लोगों ने जावा लैंग्वेज को डेवलप करा, राइट? आप ये देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको लिस्ट दी है एप्लीकेशंस की, विनैम्प वगैरह, ये सब सी डबल प्लस के जो क्रिएटर हैं, ये उनकी वेबसाइट है strowstuff.com। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इन सारे एप्लीकेशंस को लिस्ट आउट करा है। तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ तो कुछ हो नहीं सकता कि डेवलपर जो सी डबल प्लस के हैं, मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्टफ, उनका ये क्लेम है कि दुनिया के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो 90s से लेकर आज तक आ रहे हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर सी डबल प्लस के अंदर डेवलप करेंगे। उन्होंने कंपनी वाइज लिस्टिंग दी है इस पेज पे, आप जाके देख सकते हैं, और यहां आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कौन कौन से प्रोडक्ट सी डबल प्लस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन करेंगे। पर याद रखिएगा सी डबल प्लस के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो अलग अलग वर्जन्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे। ओके, अब आते हैं अपन जावा क्यों बनी, जावा बेसिकली क्या है, और जावा बनाने का मेन रीजन क्या था, क्यों जावा लैंग्वेज को लोगों ने डेवलप करा। ओके, जावा सबसे पहले तो हमें डिस्कस करते हैं जावा अपने आप में है क्या। जैसा मैंने वेबिनार में भी कहा था, आप में से जो लोग मिस कर गए हो, मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे दूं कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं जावा अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट ये एब्सोल्युटली करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा का जो पोटेंशियल है, जावा की जो पावर है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं जावा अपने आप में एक पूरी टेक्नोलॉजी है। सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस। सो एक क्विक रिव्यू लेते हैं अपन इन दो टर्मिनोलॉजीज का कि क्या होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी, क्या होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स ये चीजें मैंने कवर अप की थी वेबिनार के दौरान, बट एक बार और मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा ताकि फ्लो वापस हमारा मेंटेन हो जाए, और जिन लोगों का वेबिनार मिस हो गया है उन लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में, आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, राइट? तो जिन्होंने अटेंड करा है वेबिनार, आपके लिए क्विक रिविजन होगा। चलिए, तो सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस पे, और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, एंड बिफोर दैट लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म अगर हम कंप्यूटर साइंस के टर्मिनोलॉजी में बोलें, प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलें, तो प्लेटफॉर्म वो एनवायरमेंट होता है, वो सिस्टम होता है जहां पर आप अपना सॉफ्टवेयर, अपना कोड रन करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो प्लेटफॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन होता है। यस, प्लेटफॉर्म एक ओएस और एक प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन को अपन बुलाते हैं, राइट? सो मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करा जाए तो अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू समिशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज अ प्रोसेसर। लेट्स से मेरे पास विंडोज इंटेल i5 के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म हुआ। अब ऐसे अगर मेरे पास 50 कंप्यूटर्स भी हैं और उनमें विंडोज और इंटेल i5 का कॉम्बिनेशन है, तो फिजिकली भले ही ये अलग अलग कंप्यूटर्स नजर आए, बट लॉजिकली ये अपने आप में एक सिंगल मशीन की तरह काम करेंगे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म कहलाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास 4 लैपटॉप में से 3 पे विंडोज इंटेल i5 पे है, एक में मेरे पास उबंटू है इंस्टॉल ओवर AMD। AMD इज अनदर कंपनी जो इंटेल के एट पार प्रोसेसर्स बनाती है। उनका करंट प्रोसेसर जो पॉपुलर है वो A6 के नाम से आता है। जैसे इंटेल में आपको कोर सीरीज मिलती है, ऐसे इनकी A6 सीरीज चलती है। सो AMD स्टैंड्स फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो
तो AMD प्रोसेसर पे अगर मैंने उबंटू लिनक्स का एक वर्जन इंस्टॉल करा है तो ये अपने आप में एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म हुआ। तो ये दोनों फिजिकली तो अलग अलग मशीन्स कहलाएंगी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के टर्म्स में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कहलाएंगे। ओके, तो आप इसे जिन लोगों का वेबिनार मिस हो गया है, आपसे अब मैं एक छोटी सी क्विज पूछता हूं। अगर आपके सामने ये मैं कुछ कंप्यूटर्स रखूं, कुछ लैपटॉप्स रखूं जो विंडोज 32 बिट, मैक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके चल रहे हैं, प्रोसेसर आप मानिए सब के ऊपर कोर i5 है, यानी ये सारे के सारे कोर i5 प्रोसेसर पे इंस्टॉल्ड हैं, तो कितनी फिजिकल मशीन्स आपको यहां पर नजर आ रही हैं? हाउ मेनी फिजिकल मशीन्स आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ? ट्राई आंसरिंग दैट। जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं करा हो, ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। जिन्होंने करा हो, दे कैन ऑल्सो रीअटेम्प्ट द क्वेश्चन। कितने आपको यहां पर फिजिकल मशीन्स नजर आ रहे हैं अगर आप काउंट करें तो? हाउ मेनी फिजिकल मशीन्स आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन दिस चैट विंडो? या दैट्स परफेक्टली राइट, देयर आर 12 मशीन्स। रीजन, मैंने कहा फिजिकली हर मशीन अपने आप में एक दूसरे से अलग कहलाएगी क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे से अलग दिख रही है। सो विंडोज, मैक, लिनक्स, अगेन विंडोज, ये अपने आप में अलग अलग फिजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अब अगर अपन एक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेम डायग्राम को वापस एनालाइज करें, तो इस समय हमें 12 नहीं, टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे। रीजन बीइंग विंडोज 32 बिट और विंडोज 32 बिट जैसे जितने भी आपको यहां रेप्लिकास दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फिजिकली शायद अलग मशीन रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट लॉजिकली ये सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंगल, एक कॉमन प्लेटफॉर्म। तो अगर आप काउंट करें यूनिक प्लेटफॉर्म्स यहां पर कितने हैं, तो एक विंडोज 64 बिट है, एक विंडोज 32 बिट है, एक लिनक्स प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड एज मैक। तो यहां पर 4 प्लेटफॉर्म्स आपको दिखेंगे, जबकि फिजिकली ये मशीन्स अलग अलग हैं। तो अगर एक प्रोग्राम की नजर से देखा जाए तो उसको यहां पर 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे, जबकि फिजिकली यहां पर मशीन्स टोटल 12 हैं। ओके, अब समझते हैं अपन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि C++ में प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता था, क्या ड्रॉबैक्स थे उसमें, क्या फायदे थे उसके, और जावा ने कैसे उस ड्रॉबैक को दूर करा, और जावा कैसे अपने आप में बनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो C और C++ में अपन सब जानते हैं, जब हम अपना कोड लिखते हैं तो उसे अपन लोग बुलाते हैं सोर्स कोड। जो भी आप टर्बो आईडी में या GCC में या डेव C++ में टाइप करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द सोर्स कोड। लेकिन ये सोर्स कोड डायरेक्टली प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने इनिशियली कहा, कंप्यूटर्स दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। तो हमें एक ट्रांसलेटर, एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो इस सोर्स कोड को मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। एंड वी ऑल नो इन C and C++ दिस ट्रांसलेटर इज नथिंग बट कंपाइलर। तो कंपाइलर सोर्स कोड पढ़ेगा और उसे मशीन कोड में कर देगा कन्वर्ट। अब बहुत अच्छे से अपन समझ लें मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मशीन कोड। वैसे तो नॉर्मली लोग जानते हैं कि मशीन कोड का मतलब होता है द कोड ऑफ जीरोज एंड वंस, वो सबको पता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 0 और 1 का जो पैटर्न होता है उसे अपन लोग इंस्ट्रक्शन सेट बुलाते हैं, और एक कंप्यूटर का मशीन कोड या इंस्ट्रक्शन सेट समझने का तरीका दूसरे कंप्यूटर के मशीन कोड या इंस्ट्रक्शन सेट से बिल्कुल अलग होगा। इनफैक्ट जब प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है तो वो भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज हो जाती है। आप सब जानते होंगे विंडोज पे .exe फाइल जनरेट होती हैं, बट लिनक्स के लिए कोई exe फाइल्स नहीं बनती है, वहां पे जनरली .sh एक्सटेंशन से फाइल्स बनती हैं। तो हर प्लेटफॉर्म का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है, अपना तरीका होता है मशीन कोड को समझने का। ठीक, इसको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं कोड करूं, तो मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा अपने प्रोग्राम में C = A+B, जो एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि A और B वेरिएबल्स को ऐड करा जाए और रिजल्ट को स्टोर करा जाए C वेरिएबल में। नाउ एज वी कैन अंडरस्टैंड, ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है। ये आपके समझ में आएगा, मेरे समझ में आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से विंडोज के समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। विंडोज को बिल्कुल नहीं पता चलेगा इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ओके, क्यों? क्योंकि विंडोज का अपना तरीका होगा इंस्ट्रक्शन समझने का, और ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा है ये हाई लेवल में लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जिसे हम बुलाएंगे कंपाइलर, जो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्मेट में विंडोज इसको अंडरस्टैंड कर पाए। Now let's imagine विंडोज के लिए इस इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब या इसका कन्वर्टेड फॉर्म होता है, लेट्स से C arrow A+B।
लेट्स सपोज विंडोज में इक्वल टू नहीं होकर उसको एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है, इमेजिन कर लीजिए आप। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट जो मशीन कोड फॉर्म में कंपाइलर जनरेट करेगा, विंडोज को तो बहुत आराम से समझ में आएगा क्योंकि ये विंडोज के पैटर्न में जनरेट करा गया है। लेकिन अगर इसी इंस्ट्रक्शन सेट को आप एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं मैक के ऊपर, मैक इसे रिजेक्ट कर देगा क्योंकि मैक को ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इंस्ट्रक्शन इज ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गेस करिए, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके पास चॉइस क्या है। आपका कोई कस्टमर आ रहा है जिसके पास मैक है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो विंडोज पे कंपाइल आपने करा है, आप उसको ये वाली फाइल नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैक इसको आउटराइट रिजेक्ट कर देगा। आपके पास सॉल्यूशन क्या है? आपको इस कोड को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। लेट्स से आपने ये कोड सी लैंग्वेज के टीसी कंपाइलर से कंपाइल करा था, अब आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा एक्स कोड नाम के कंपाइलर या आईडी से, जो मैक के लिए लिखा गया सी का कंपाइलर है। वो इसको जनरेट करेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में मैक इसे समझ पाए। लेट्स से मैक इसको समझ पाता है A+B एरो सी फॉर्मेट में। अब ये इंस्ट्रक्शन मैक के पास जाएगा तो मैक इसे एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आप सोचिए, एज अ डेवलपर आपको इस इंस्ट्रक्शन, इस प्रोग्राम को उतने अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपके कस्टमर्स के पास मौजूद हैं। और अगर आप सिर्फ विंडोज पे स्टिक करते हैं तो आपका यूजर बेस बहुत थिन हो जाएगा, यूजर बेस बहुत थिन हो जाएगा। आप बहुत कम लोगों को अपना सॉफ्टवेयर सेल आउट कर पाएंगे। लोगों के पास अगर लिनक्स होगा, मैक होगा, BEOS होगा, सोलरिस होगा, लॉट मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर, तो उनके प्लेटफॉर्म्स पे आपका एक कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको एक ही कोड की उतनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी जितने मार्केट में अलग अलग आर्किटेक्चर वाले प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम जो 90s के एरा में सन माइक्रो सिस्टम्स को भी आई, क्योंकि ये लोग मेनली सॉफ्टवेयर डेवलप करा करते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, लाइक वॉशिंग मशीन्स के लिए, सेट टॉप बॉक्सेस के लिए। अब वॉशिंग मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट सेट टॉप बॉक्स के इंस्ट्रक्शन सेट से बिल्कुल अलग होता था। तो इन्हें अगर कोई प्रोग्राम ऐसा चलाना था जो हर डिवाइस के ऊपर इन्हें रन करना था, लेट से किसी तरह की काउंटिंग इन्हें करनी थी, तो वो काउंट करने का कोड उन्हें हर डिवाइस के लिए लिखना पड़ता था, हर डिवाइस के लिए कंपाइल करना पड़ता था। दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम जो सन के डेवलपर्स ने फेस की। और आपको स्लाइड में भी वो चीज मैं दिखाता हूं कि आपने कोड कंपाइल करा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, नो डाउट विंडोज इसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कल को आप ये कोड अगर मैक के ऊपर लेकर जाएंगे या लिनक्स के ऊपर लेकर जाएंगे, लिनक्स इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मशीन कोड माने मशीन डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, एंड एज वी कैन सी विंडोज इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड लिनक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। नो डाउट दोनों 0 और 1 समझते होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा उसको इंटरप्रेट करने का तरीका दोनों में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा मैं हर बार एग्जांपल कोट करता हूं कि आप अमेरिकन इंग्लिश में आप स्पेलिंग चेक करिए कलर की, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप स्पेलिंग चेक करिए कलर वर्ड की, आपको अलग अलग मिलेगी। कहीं कलर COLOR है, कहीं कलर COLOUR है वही सेम वर्ड, बट इट इज स्पेल्ड आउट डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज। सेम इज द केस विद कंप्यूटर्स, 0 और 1 सब समझते हैं, बट द वे वन कंप्यूटर और वन प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंड्स इट, इट्स डिफरेंट देन द वे अदर प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंड्स इट। तो एज अ डेवलपर इट वॉज अ बिग चैलेंज कि एक ही प्रोग्राम के सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज होने के कारण हमें मल्टीपल वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स बनाकर रखने पड़ते थे, राइट? जावा ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा, और इतने अच्छे से सॉर्ट आउट करा कि जावा के अंदर आपको एक प्रोग्राम एक ही बार लिखना होगा और वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली ले जाकर कर सकते हैं एग्जीक्यूट। आई रिपीट, जावा में आपको प्रोग्राम बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी डायग्राम को जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शन सेट लिखा है C=A+B, ये एक ही बार लिखना पड़ेगा। कुछ करेगी जावा ऐसा कि ये फिर विंडोज के ऊपर भी चल जाएगा, ये फिर मैक के ऊपर भी चल जाएगा, लिनक्स के ऊपर भी चल जाएगा, सोलरिस पे भी चल जाएगा, हर उस प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसे भेजना चाहें, चलाना चाहें, जहां पर जावा का सपोर्ट अवेलेबल होगा। सो लेट्स सी जावा ऐसा कर कैसे पाती है। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रोसेस को अपन एक बार फिर समझते हैं। जावा में भी नोटिस कीजिएगा जो आप लिखते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द सोर्स कोड। यहां तक तो जावा भी बिल्कुल C++ की जैसी है, आप बिल्कुल जावा में हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। फाइन, जावा में भी जब इस प्रोग्राम को आप लिखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड। ओके, तो कोई ना कोई ऐसा ट्रांसलेटर हमें चाहिएगा जो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आने वाले फॉर्म में। लेकिन जावा यहीं से अपना बिहेवियर कर लेती है चेंज। सी में कंपाइलर सोर्स कोड का बनाता है मशीन कोड। जावा में याद रखिएगा कभी भी आप मशीन कोड वर्ड नहीं बोलते।
जावा में कभी भी मशीन कोड, मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेट नहीं होता जब कोड कंपाइल होता है तब। जब जावा का कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है तो वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसको अपन लोग बुलाते हैं बाइट कोड। इंटरमीडिएट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ना तो ये बाइट कोड ह्यूमंस, इंसानों के समझ में आता है, जिनके समझ में सोर्स कोड आता है, ना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म के समझ में आता है जिनके समझ में मशीन कोड आता है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, तो फिर ये बाइट कोड समझ में कैसे आएगा? ओएस इसे चलाएगा कैसे? कोई भी प्लेटफॉर्म, लिनक्स, मैक, विंडोज इसे रन कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होगा जो इनके समझ में आने नहीं वाला। यहां पर रोल प्ले करता है जावा का एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो जावा इंस्टॉल करते ही आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। अगले लेक्चर में जब मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा तब इस चीज को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी थ्योरेटिकली समझिए कि जैसे ही जावा आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके मशीन पे जावा का कंपाइलर तो इंस्टॉल होता ही होता है। अदर देन कंपाइलर, एक स्पेशल लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे इंस्टॉल होती है जिस लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर को हम बुलाते हैं JVM, जिसका जावा के टर्म्स में अगर फुल फॉर्म लिखा जाए तो द फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इस फुल फॉर्म का भी बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन हमें लेना होगा आगे जावा में इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड अपने आप में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन देगा। व्हाट इज जावा, व्हाट इज वर्चुअल, व्हाट इज मशीन। इसमें सबसे सिंपल जावा वर्ड है बिकॉज इट्स समथिंग विच हैज बीन कोडेड बाय जावा। अदर देन दिस, व्हाट इज VM, व्हाट इज वर्चुअल मशीन, ये मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करता हूं। फिलहाल तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर दी जाती है जो कभी भी आपके बाइट कोड को ओएस से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करने देती। JVM आपके बाइट कोड को पढ़ता है और अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसके इंस्ट्रक्शंस को करता है कन्वर्ट। अब मैं आपको इसका एक सिनेरियो देता हूं पिछले एग्जांपल के साथ कंपेयर करके, राइट। ना सपोज हमारे पास सेम इंस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने आपको C में लिखकर समझाया। ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा C इक्वल टू A+B। जावा लैंग्वेज में एक हाई लेवल स्टेटमेंट आपने लिखा। ओके, ये आपके पास एक मशीन है दैट इज विंडोज मशीन, ये आपके पास एक और मशीन है दैट इज मैक, ये आपके पास एक और मशीन है दैट इज लिनक्स मशीन। ओके, सो वी हैव अ विंडोज मशीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वी हैव अ मैक मशीन एंड वी हैव अ लिनक्स मशीन। फाइन। विंडोज जैसा आपने देखा इस इंस्ट्रक्शन को समझती है एज C एरो A+B। ये विंडोज का तरीका है। मैक में इसका मतलब होता है, मान लीजिए A+B एरो C। और लिनक्स में मान लीजिए एक तीसरा इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट होता है जिसमें लिनक्स इसको समझ पाता है। लेट्स से लिनक्स के लिए इट बिकम्स C, add A, B। add let's say it's C, add A, B। ये लिनक्स का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है, इमेजिन कर लीजिए आप। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये सोर्स कोड आप जावा कंपाइलर को देते हैं, वॉच केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, तो जावा कंपाइलर जो बाइट कोड जनरेट करता है वो ना इससे मैच करता है, ना इससे मैच करता है, ना इससे मैच करता है। जावा कंपाइलर अपने बाइट कोड वर्जन में कोई चौथा ही इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट करता होगा। लेट्स से जावा कंपाइलर जनरेट करता है add A, B एरो C। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट ना विंडोज, ना मैक, ना लिनक्स किसी के समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर अपन ये इमेजिन कर लें कि हमारे पास इन सभी के ऊपर एक JVM मशीन, एक JVM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। सपोज करिए वी हैव अ JVM इंस्टॉल्ड ओवर लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज का JVM है। वी हैव अ JVM इंस्टॉल्ड ओवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी हैव अ JVM इंस्टॉल्ड ओवर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ये वाला बाइट कोड इस JVM के पास जाएगा तो ये JVM इसे कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में ताकि अब विंडोज के समझ में आ जाए। ये वाला JVM इसी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा मैक वाले फॉर्म में, और ये वाला JVM इसे कन्वर्ट करेगा, सेम इंस्ट्रक्शन को ये वाला JVM कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में कि लिनक्स को ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए। तो नोटिस करिए कंपाइलर ने एक बिल्कुल अलग कोड जनरेट करा है विच इज कॉल्ड एज द बाइट कोड। इस बाइट कोड का फर्दर इंटरप्रिटेशन JVMs करते हैं एज पर द अंडरलाइंग मशीन।
अब आप नोटिस करिए, इसका मतलब कहीं पे भी अगर एक जेवीएम अवेलेबल है तो वो जेवीएम आपके इस बाइट कोड को लेगा और जेवीएम जानता है कि अंडरलाइंग मशीन कौन सी है, अंडरलाइंग ओएस कौन सा है, और वो उस ओएस के हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शन को कर देगा कन्वर्ट। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो अपने मशीन पे जेवीएम इंस्टॉल कर ले। हालांकि मैं एक बार रिकॉल करवा दूं आपको, जेवीएम डायरेक्टली जेवीएम के नाम से अवेलेबल नहीं होगा। जब हम मंडे के लेक्चर में इंस्टॉलेशन देखेंगे तो जेवीएम एक सब पार्ट होगा एक और बड़े सॉफ्टवेयर का जिसका नाम होगा जेआरई, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आज मैं आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरीज में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं जेआरई वर्ड कह नहीं रहा था। हालांकि आपको मार्केट में जेआरई ही मिलेगा, जेवीएम नहीं मिलेगा। आप नेट पे जाएंगे इंस्टॉल करने, यू वोंट फाइंड अ जेवीएम, बट व्हाट यू विल फाइंड वुड बी अ जेआरई। जेआरई इज अ सुपर सेट ऑफ जेवीएम। जेआरई में जेवीएम आता है और भी बहुत कुछ आता है। अगला लेक्चर हमारा इसी पे फोकस रहेगा, जेआरई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अभी के लिए समझें कि आप जेवीएम जब इंस्टॉल करेंगे विंडोज पे, तो बस विंडोज के हिसाब से जेवीएम उसे कन्वर्ट कर देगा आपके बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को। मैक वाला जेवीएम मैक के हिसाब से, लिनक्स वाला इसको कन्वर्ट कर देगा एज पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज अ कस्टमर उन्हें सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा का रन टाइम एनवायरमेंट, और आपका एक बार लिखा गया कोड दुनिया की हर मशीन के ऊपर हो जाएगा रन। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जावा की पंच लाइन इसी कारण से लिखी गई है, वोरा, विच स्टैंड्स फॉर राइट वंस रन एनीवेयर। आई रिपीट, राइट वंस रन एनीवेयर। एप्लीकेशन डेवलप एक बार की जाती है और वह एप्लीकेशन दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पोर्ट हो जाती है। आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली कर सकते हैं रन। दैट इज वाई वी कैन से दैट जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत जरूरी है समझना आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए। एनी क्वेरीज, एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट विंडो, आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। और अगर कोई ऐसी बात है जो आप इस वक्त नहीं पूछ पा रहे हैं, अभी आपके दिमाग में नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज मेल अस। essaylife4you@gmail.com इज ऑलवेज देयर। आप उसको मेल करें, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Okay, so is it clear? Can I get a yes from everyone if this concept is clear? Okay. Thank you so much. Different platforms will have different JVM versions. Not version, different JVMs. Version is different. हर प्लेटफॉर्म के लिए JVM अलग होगा, दैट्स फॉर श्योर, बिल्कुल सही है। विंडोज का JVM अलग होगा, मैक का JVM अलग होगा, लिनक्स का JVM अलग होगा। और एज अ डेवलपर वो आपको नहीं सोचना है, ये टेंशन सन की है, ये टेंशन ओरेकल सन कंपनी की है कि मार्केट में जितने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उतने वो JVM बनाए। एक और एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूं, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड अपने आप में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी एक JVM डिजाइन करा गया है। हालांकि उसे हम JVM नहीं बुलाते हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसको बुलाया जाता है DVM। ये JVM का ही स्ट्रिप डाउन वर्जन है जिसका फुल फॉर्म है डाल्विक वर्चुअल मशीन। डाल्विक वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म है, जो एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर आपको वर्चुअल मशीन मिलती है। लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स हालांकि ये चेंज हो गई है, किटकैट तक DVM हुआ करता था, लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स उन्होंने इसको चेंज कर दिया है, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बट आप नोटिस करिए, अब मोबाइल प्लेटफॉर्म लैपटॉप से डिफरेंट जा रहे हैं, तो मोबाइल के लिए और एक वर्चुअल मशीन बनाई गई है। तो जितने दुनिया में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सेट टॉप बॉक्सेस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, टोस्टर्स हैं, ग्रिल्स हैं, माइक्रोवेव है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है, राउटर्स हैं, सबके लिए सर ने अपनी तरफ से डिजाइन करके रखा हुआ एक VM। ये VM वो उस डिवाइस पे इंस्टॉल करा जाता है और जावा पे लिखा गया कोड उस पर्टिकुलर डिवाइस पे उस VM की मदद से कर दिया जाता है डायरेक्टली कन्वर्ट। सो आप जब एंड्रॉइड कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही कोड आप एंड्रॉइड में लिखते हैं जैसा आप कोर जावा में लिखते हैं, बस कोर जावा का कोड JVM कन्वर्ट करेगा और एंड्रॉइड पे लिखा गया कोड DVM कन्वर्ट करेगा। हैं दोनों वर्चुअल मशीन्स, दोनों कन्वर्जन का काम करेंगे एज पर द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। Okay, so let's move further. Right, again the same question, वेबिनार वाला। जिन लोगों ने मिस कर दिया हो, आप लोग आंसर करें, JVM क्या करता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। JVM सोर्स कोड कंपाइल करता है, JVM बाइट कोड जनरेट करता है, JVM बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में, या JVM एरर चेकिंग करता है। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। Converts byte code to the underlying machine instruction set. बिल्कुल सही, absolutely correct. अंकित, you are correct. श्रीनिवास, you are also correct. JVM byte code का conversion करता है as per the machine instruction set.
ओके और बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स मार्केट में आपको मिलेंगे। जेवीएम पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए यूज होती है, बाकी जगहों पर वीएम सेम रहता है, जो पहला टर्म है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मोबाइल डिवाइसेस के लिए वी हैव डाल्विक वर्चुअल मशीन डीवीएम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दूंगा मैं, एक स्टेटमेंट दूंगा जिसके दो ऑप्शंस होंगे। जावा कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है, यानी जावा का कंपाइलर लिनक्स, मैक और विंडोज पे अलग अलग तरीके से बाइट कोड जनरेट करता होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, आप बताएं इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? प्लीज आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? जावा कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बाइट कोड जनरेट करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए। कंपाइलर ऑफ जावा इज सेम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म सिंस इट जनरेट्स द सेम बाइट कोड। आप पिछली वाली स्लाइड नोटिस करिए, कंपाइलर सेम बाइट कोड जनरेट करेगा सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसका मतलब अगर आप एक प्रोग्राम विंडोज पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई एक प्रोग्राम आपने विंडोज पे लिखा, जावा में उसे कंपाइल करा, उसका बाइट कोड जनरेट हुआ। सेम प्रोग्राम आपने लिनक्स मशीन के ऊपर जाकर लिखा, सोर्स कोड लिनक्स पे कंपाइल करा, वो बाइट कोड और ये बाइट कोड आप मैच कर लीजिए, दे वुड बी एब्सोल्युटली सेम। सो जावा का कंपाइलर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो कभी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जनरेट नहीं करता, वो सेम बाइट कोड जनरेट करता है अक्रॉस एवरी मशीन। लेकिन जिस तरह से इस बाइट कोड का जेवीएम इंटरप्रिटेशन करता है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। सो आप ये कह सकते हैं, लोग आपको कहते हुए मिलेंगे जावा 99% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, 1% डिपेंडेंट है। इसी कारण से लोग कहते हैं क्योंकि कंपाइलर का जो काम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जेवीएम का जो काम होता है उसमें कुछ चीजें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाती हैं, लेकिन भी इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है कि आप जावा को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज मान लें। ओवरऑल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है, जेवीएम लेवल पे जाकर चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं चेंज। क्या चेंज हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो कई चीजों के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, वो हम आगे मल्टीथ्रेडिंग चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एज सच जावा अपने आप में एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ही कहलाएगी, क्योंकि एक प्रोग्रामर या एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट और बिहेवियर बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, ट्रू और फॉल्स? जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होगा। विंडोज का जेवीएम लिनक्स के जेवीएम से अलग होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, द स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू। हर जेवीएम, हर प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया जेवीएम दूसरे प्लेटफॉर्म के लिखे गए जेवीएम से बिल्कुल अलग होगा। वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वे में बाइट कोड का करता होगा कन्वर्जन। करेक्ट? ओके, अब जावा के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम आज इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लास्ट वेबिनार में तो मैंने जस्ट सरफेस लेवल पे इनको टच करा था, आज हम इन डेप्थ लेंगे। नोट्स आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने स्लाइड में पूरे नोट्स बना दिए हैं। आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बनाना चाहें तो बनाएं, बाकी सब कुछ स्लाइड के अंदर है। ये स्लाइड एज इट इज आपको हम मेल कर देंगे और उससे आपको ये पूरी थ्योरी मिल जाएगी। जस्ट ट्राई टू रीड व्हाट इज बीइंग शोन ऑन द स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, जावा के ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने कर ही लिया। जावा मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है, कैसे? अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, यही कारण है कि जावा आज सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए नंबर 1 चॉइस है। मैंने आपको जो साइट बताई थी TIOBE इंडेक्स, आप उस पर जाके देखिएगा। जितनी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, हर जगह आपको जावा मिलेगी। एंड वन बिग रीजन इज जावाज प्रूवन सिक्योरिटी मॉडल। कैसे जावा कोड को सिक्योर करती है ये भी आपको आगे मैं डिस्कस करते हुए बताऊंगा, आज ही हम डिस्कस करेंगे इसको। देन जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, कैसे? ये मिथ भी आज मैं ब्रेक करूंगा। लोग सोचते हैं जावा बहुत हैवी है, जावा सीखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप जावा सीख लीजिए तो दुनिया की बाकी किसी भी लैंग्वेज में माइग्रेट करना आपके लिए आसान होगा। तो जावा इज सो गुड, सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सो पावरफुल लैंग्वेज कि आप उसका एक एक फीचर देखें। और जो आज मार्केट में हो रहा है, आज मार्केट की जो जरूरत है, सबसे बड़ी बात है जावा अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करती है। आज मार्केट में जितने नए नए फीचर्स की जरूरत एक लैंग्वेज को है, वो सब आपको जावा के अंदर मिलेंगे। दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द करंट वर्जन ऑफ जावा, दैट इज जावा 8। देन जावा का मल्टी-थ्रेडेड फीचर एंड द लास्ट वन जावा की डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आज अपन लोगों को डिस्कस करने हैं, ताकि आगे ये आप एक तरह से सिलेबस भी मानिए। इसमें से बहुत सारी चीजें आपके चैप्टर्स हैं जो आप आगे इन डेप्थ अपनी कोडिंग के अंदर यूज करने वाले हैं। जैसे मल्टी-थ्रेडिंग की अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आपको करनी है। जावा का ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, कैसे जावा करती है मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज। तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछे भी जाते हैं, तो इसका एक डिटेल डिस्कशन अपन लोग लेते हैं। ओके,
अब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, इसको मैं गो थ्रू कर लेता हूं, आप देख ही चुके हैं. अ प्लेटफॉर्म इज द एनवायरमेंट इन विच द एप्लीकेशन रन्स. इन अदर वर्ड्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओएस एंड सीपीयू. सो मैंने कहा विंडोज 8 और इंटेल कोर i5 ये एक प्लेटफॉर्म हुआ. लिनक्स और AMD A6 एक और प्लेटफॉर्म हुआ. मैक इंटेल कोर i3 एक और प्लेटफॉर्म हुआ. अब इसमें अगर मैं सिर्फ प्रोसेसर भी बदलता, आप नोटिस करिए, अगर मान लीजिए इन सबका प्रोसेसर चेंज कर देता, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रखता, तो भी ये प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता. और अगर मैं प्रोसेसर सेम रखता, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देता, तो भी आप मानिएगा ये प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता. मतलब अगर सब पे कोर i5 भी है, राइट, लेकिन बस ओएस डिफरेंट है, तो भी प्लेटफॉर्म अलग है. और अगर हम मान लेते हैं ओएस सेम है बट प्रोसेसर अलग है, तो भी प्लेटफॉर्म अलग है. क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट होता है वो ओएस और प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से होता है. फाइन, अब आगे लेते हैं. अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपने अपना प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपाइल करा, डेवलप करा, और आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके रन कर दें, आपको अपने सोर्स कोड के अंदर कोई भी चेंज ना करना पड़े. जबकि आप C++ से कंपेयर करिए, मैंने वेबिनार में भी कहा था कि C++ के कंपाइलर्स में हेडर फाइल में अवेलेबल फंक्शंस तक बदल जाते हैं. इनफैक्ट हेडर फाइल्स तक बदल जाती हैं अगर एक कंपाइलर से दूसरे कंपाइलर पे आप जाते हैं. जैसे मैंने कोड करा था, आप टर्बो के अंदर काम करिए तो आपको conio.h मिलती है, बट ये हेडर फाइल और clrc getch जैसे फंक्शन दूसरे कंपाइलर्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं. तो हो ही नहीं सकता कि टर्बो पे लिखा गया सोर्स कोड एज इट इज आप लिनक्स के कंपाइलर पे कंपाइल कर लें. आपको कुछ चीजें तो उसमें चेंज करनी ही पड़ेंगी लिनक्स प्लेटफॉर्म के हिसाब से, और यही आपकी एक्स्ट्रा मेहनत होगी जो जावा बचा लेती है. जावा में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. जावा में जितनी हेडर फाइल्स हैं, हालांकि वो हेडर फाइल्स ना होकर पैकेजेस कहलाती हैं, तो जितनी भी पैकेजेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल सेम है. और वो जेवीएम देखकर नहीं बनाए जाते हैं, वो कंपाइलर के लिए बनाए जाते हैं. और क्योंकि कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम है, तो जावा का सोर्स कोड आपको कभी नहीं बदलना पड़ता. आप जो सोर्स कोड विंडोज के लिए लिखते हैं वो एज इट इज बाकियों के लिए भी आप कंपाइल कर सकते हैं. राइट, अब जावा इस बाइट कोड और जेवीएम के कॉन्सेप्ट से अचीव करती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. कैसे, वो हम देख ही चुके हैं. ये सिर्फ उसकी थ्योरी है जो आपने डायग्राम वाइज समझा. तो जब जावा में हम कोई कोड कंपाइल करते हैं, कंपाइलर कभी मशीन कोड नहीं जनरेट करता. इट सिंपली जनरेट समथिंग विच इज कॉल्ड एज बाइट कोड. इस बाइट कोड को याद रखिएगा, इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं. और अगर आप कभी डॉटनेट पढ़ेंगे तो डॉटनेट के अंदर इसको MSIL बुलाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. डॉटनेट भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है कि आप डॉटनेट में कोई कोड लिखते हैं, C# कंपाइलर से कंपाइल करता है. बाइट कोड वर्ड वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जावा की प्रोप्राइटरी है, तो वो लोग यूज करते हैं MSIL. तो ये कॉन्सेप्ट जब जावा ने पॉपुलराइज कराया, तो जावा के जितने भी क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहला है, उसने इस कॉन्सेप्ट को हाथों हाथ एक्सेप्ट करा और अपनी टेक्नोलॉजी को भी बनाने की कोशिश करी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, सो बाइट कोड, इंटरमीडिएट कोड, दे ऑल आर वन एंड सेम थिंग. ये बाइट कोड डायरेक्टली सीपीयू और ओएस के समझ में आएगा नहीं, तो कोई एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिएगा जो इसको कन्वर्ट करेगा. वो स्पेशल सॉफ्टवेयर जावा के अंदर अगर अपन बोलें, दैट इज नथिंग बट JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, वहां पे यही चीज डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे कहलाती है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. तो आप CLR और JVM एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स मानिए. JVM जावा की टेक्नोलॉजी में डेवलप सॉफ्टवेयर है, CLR डॉटनेट की तरफ से डेवलप करा गया सॉफ्टवेयर है. सो JVM बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को अंडरलाइंग इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. ओके, कैसे, एक और डायग्राम इस चीज को एक्सप्रेस करेगा. प्रोग्राम पे आप सिंटेक्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये तो आप आगे पढ़ेंगे ही. अगले लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम पूरा एनालाइज करने वाले हैं. अभी बस मान लीजिए ये जावा में लिखा गया सोर्स कोड है. ये सोर्स कोड जब जावा कंपाइलर के पास जाएगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड फॉर्म में. ये बाइट कोड जाएगा JVM के पास. अब JVM के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है इंटरप्रेटर. वो इंटरप्रेटर इस पर्टिकुलर बाइट कोड को मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में करेगा कन्वर्ट. तो जावा एक कंपाइल्ड एज वेल एज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाती है. बहुत कम लैंग्वेजेस मार्केट में आपको ऐसे मिलेंगी जिनमें दो तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं. अंकित, प्लीज मेक द क्वेश्चन मोर क्लियर. व्हाट अबाउट ब्राउजर मीन्स? अंकित, प्लीज कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन. व्हाट अबाउट ब्राउजर मतलब? यस, सर्टिफिकेशंस के बारे में मैं जरूर आपसे बात करूंगा. जावा के कौन कौन से सर्टिफिकेशंस है, उन्होंने क्यों करना चाहिए, वो सब आपको आगे मैं बताऊंगा. या डॉटनेट
विंडोज के अंदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? वेरी गुड क्वेश्चन नीरज. .NET, Neeraj is asking, sir, like you said, .NET accepted this Java concept. So is .NET also platform dependent? ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर. माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से .NET का दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्जन अवेलेबल नहीं कराया है. हालांकि मोनो नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो .NET को लिनक्स पे सपोर्ट करता है, लेकिन मोनो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट ने उसे लॉन्च नहीं करा है. नॉवल की तरफ से वो लॉन्च करा गया है. माइक्रोसॉफ्ट ने .NEट के जितने भी CLRs अवेलेबल कराए हैं वो विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए कराए. अब आप जानते होंगे विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 7 ये सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इन सब का इंस्ट्रक्शन सेट एक दूसरे से डिफर करता है. देयर इज अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट यूज फॉर विंडोज 7 एंड इट्स अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट यूज फॉर विंडोज 8. या आप इसको यूं मान लें, 7 और 8 में कैटेगराइज ना करें, आप इसे 32 बिट और 64 बिट में कैटेगराइज कर लें. तो 64 बिट और 32 बिट दोनों प्लेटफॉर्म्स का इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग होता है. तो अगर आपने विंडोज 32 बिट के ऊपर एक .NET की एप्लीकेशन कंपाइल करी तो जो कोड जनरेट होगा वो आप विंडोज 64 बिट पे एज इट इज ले जा सकते हैं और वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो विंडोज फैमिली के बीच में आप कह सकते हैं .NET प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट आप ये नहीं कह सकते कि विंडोज पे लिखी गई .NET एप्लीकेशन आप मैक के ऊपर रन कर लेंगे अनलेस एंड अनटिल मैक के लिए कोई CLR अवेलेबल कराया जाए. और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पॉलिसीज है, वो अवेलेबल कराएगा ही नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अगर CLR दूसरे OS के लिए अवेलेबल करा दिया तो विंडोज की पॉपुलैरिटी घट जाएगी. आज नोटिस करिए, अगर मुझे .NET सीखनी है तो कम से कम एक ये बिग रीजन है कि मैं अपने सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल करूंगा. वरना अगर मुझे जावा सीखनी है तो मैं लिनक्स मैक कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूं, क्योंकि जावा हर OS के ऊपर चलती है. तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा सेलिंग सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट उसके मार्केट को कभी तोड़ना नहीं चाहेगा. तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट CLR दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल नहीं कराता. उसने जो भी CLR दिए हैं वो विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए दिए हैं. सो नीरज, इज इट क्लियर? ओके ओके नीरज, फाइन. सो जैसा आपने समझा, किसी भी प्लेटफॉर्म जिसके लिए JVM अवेलेबल होगा वहां पर आप जावा की एप्लीकेशंस कर सकते हैं एग्जीक्यूट. और जैसा मैंने कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट बाय द नेम ऑफ JVM बट बाय द नेम ऑफ JRE. वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे जब मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा. राइट, एंड दिस ट्रूली जस्टिफाइज why we say that Java is Vora, that is write once, run anywhere. Fine. Next concept, Java's automatic memory management. समझिएगा what is the meaning of this phrase automatic memory management. इससे पहले मैं C++ में आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं. C++ में चीजें कैसे चलती हैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है. जावा में एरे पढ़ते पढ़ते इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत डिटेल में अप्लाई होता हुआ देखेंगे. अभी इसकी थ्योरी समझिएगा. C और C++ लैंग्वेजेस में अगर हम नोटिस करें तो मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी का एलोकेशन दो तरीके का होता है. एक कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक आप सब जानते होंगे DMA, विच स्टैंड्स फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ओके, C++ के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है. वी हैव स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं SMA, एज वेल एज वी हैव डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ ऑल्सो. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int a. ओके, जब कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा कंपाइल करते वक्त कोड को, तो क्या कंपाइलर जानता है कि a को मेमोरी में 2 बाइट्स चाहिए? हम टर्बो कंपाइलर की बात करते हैं मान लीजिए. तो क्या कंपाइलर जानता है कि a को मेमोरी में 2 बाइट चाहिए? ऑफ कोर्स द आंसर इज यस, बिल्कुल जानता है कि a को मेमोरी में 2 बाइट लगेंगी. तो कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम का मशीन कोड जनरेट करता है C और C++ में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस वेरिएबल के लिए 2 बाइट की स्पेस मेमोरी में रिजर्व की जाए. और जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट या फंक्शन टर्मिनेट होता है तो इस वेरिएबल की स्पेस को कंपाइलर डी एलोकेट भी कर देता है. यानी एज अ प्रोग्रामर ना आपको इसके लिए स्पेस एलोकेट करवाने का कुछ कोड लिखना पड़ा, ना डी एलोकेट करवाने का कोड लिखना पड़ा. इसलिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को कुछ लोग कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन का नाम भी देते हैं. ठीक, मैं फिर रिपीट करता हूं, जब भी C++ में आप कोई वेरिएबल या एरे बनाते हैं और कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करते वक्त ये डिटरमाइन कर पाता है कि इसको मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस चाहिए, तो अपन बुलाते हैं इट्स कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एलोकेशन. और प्रोग्राम या फंक्शन जब टर्मिनेट होता है
तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो स्पेस ओएस के लिए फ्री भी कर देता है। यानी कंपाइलर आपके लिए मेमोरी एलोकेट और डीएलोकेट करता है जब आप C++ में इस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं जैसे इंट। एज अगेंस्ट दिस यहां एक डीएमए का कॉन्सेप्ट भी होता है। ये जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमें मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एरे क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, पर मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमए। और अगर आपको थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज का सिंटेक्स ध्यान हो तो डीएमए करते वक्त आप सी में एक फंक्शन कॉल करते हैं विच इज कॉल्ड एज एमएलॉक। सिंटेक्स नहीं भी पता हो तो सिंटेक्स में मत जाइएगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। एमएलॉक एक फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज के अंदर हम कॉल करते हैं, वो हमारे लिए रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। आप डेफिनेटली पूछेंगे तो सर इसमें फर्क क्या हुआ, कंपाइलर के एलोकेट करने में और एमएलॉक के एलोकेट करने में फर्क हुआ। कंपाइलर जब आपके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा तो उसे डी एलोकेट भी कंपाइलर करेगा। आपने कभी C++ में इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते वक्त जहां आपने नॉर्मल तरीके से वेरिएबल बनाए होंगे, कभी उन्हें डी एलोकेट करने के लिए कोई फंक्शन कॉल या स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद क्या होता है, क्योंकि आपको सिखाया गया होगा कि वो फंक्शन जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा कंपाइलर खुद उस फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी एक ऐसा रिसोर्स है जिसे यूज करने के बाद फ्री करना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिम्मेदारी होती है। लेकिन C और C++ लैंग्वेजेस ये चीज डीएमए के दौरान नहीं करती हैं। डीएमए में कंपाइलर मेमोरी को डीएलोकेट नहीं करता। प्रोग्रामर की जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रोग्राम जब एंड हो तो अपने प्रोग्राम के लास्ट में प्रोग्रामर को एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है सी में विच इज कॉल्ड एज फ्री। और अगर मैं C++ की बात करूं तो C++ में आप देखेंगे एमएलॉक की जगह पर न्यू होता है और मेमोरी डीएलोकेट करने के लिए डिलीट होता है। अगर आप कहें सर हम फ्री या डिलीट कॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने फ्री का कॉल नहीं दिया, नहीं कॉल करा मैंने फ्री फंक्शन, छोटे प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी एप्लीकेशन, कोई गेम या कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर रन टाइम पे हैंग करने लगेगा, वो सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आने लगेंगे जब यूजर उसे यूज करेगा, अगर प्रोग्रामर ने प्रॉपर तरीके से रन टाइम पे मेमोरी को डीएलोकेट नहीं करा होगा। यानी C और C++ लैंग्वेजेस में ये प्रोग्रामर की ड्यूटी बनती है कि अगर वो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है तो ये उसी की ड्यूटी है कि वो मेमोरी को डायनेमिकली डीएलोकेट भी करे। अगर ऐसा करना आप भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, मैं एक टर्म बोल रहा हूं, हम C और C++ लैंग्वेजेस में बोलते हैं कि मेमोरी लीक कर जाती है, मेमोरी का लीकेज हो जाता है। लीक करने का मेरा मतलब है मेमोरी ना आपके काम आती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम आती है। सो मेमोरी लीक कर जाती है C और C++ में अगर आप मेमोरी को डीएलोकेट करना भूल जाते हैं। छोटे प्रोग्राम्स में नहीं, बड़ी एप्लीकेशन में, इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशंस में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और मैंने आपसे कहा जावा बनाने वाली टीम पहले C++ पे ही काम करती थी, तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा कि अगर कभी प्रोग्रामर डिलीट और फ्री के कॉल्स भूल जाए तो प्रोग्राम रन टाइम पे हैंग होने लगता था। तो एक यूजर जो नॉर्मली कंप्लेन करता है कि सॉफ्टवेयर हैंग होने लगता है या मेमोरी अगर कम है, रैम की साइज अगर कम है, तो प्रोग्राम की वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है जो नॉर्मली रहनी चाहिए। तो इसका एक बड़ा रीजन प्रोग्रामर की नासमझी भी होती है या प्रोग्रामर का फ्री या डिलीट कॉल ना करना भी होता है। C++ में एक मेजर प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज भी है। जावा ने इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा है मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करके। कैसे मैनेज करती है जावा, इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपसे एरे चैप्टर के दौरान लूंगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जावा में JVM के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम डला हुआ है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्शन रूटीन या गार्बेज कलेक्टर। यहां एक और बात पे मैं फोकस करना चाहूंगा। आप गार्बेज वर्ड का मतलब नॉर्मली C++ में उन वैल्यूज को लेते हैं जो वेरिएबल में अपने आप आ जाती हैं अगर आप कुछ ना दें, वो गार्बेज वैल्यू होती हैं। ये मैं बोल रहा हूं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है जिस सॉफ्टवेयर को JVM यूज करता है उन मेमोरी ब्लॉक्स को रिस्टोर करने के लिए जिनको आपने रन टाइम पे एलोकेट करा और अब आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं। इसको आप एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए C ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, C ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, आप लोग उस पार्टी में इन्वाइटेड है, वहां बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स रखी हुई हैं। आपने पहले रसगुल्ले की प्लेट उठाई, रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाते खाते आपकी नजर गुलाब जामुन पे पड़ी, आपको गुलाब जामुन खाना है। C क्या बोलेगी, ये जो रसगुल्ला आपने खाया है पहले इसकी प्लेट को आप धुलने में रखिए, वो धुलेगी तो आपको गुलाब जामुन सर्व होगा। यानी C का ये मानना है कि आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं पहले उसे डीएलोकेट करिए, तब नया रिसोर्स आप यूज करेंगे। यही पार्टी अगर जावा ने ऑर्गेनाइज करी होती तो जावा ने कुछ वेटर्स रखे हुए उस पार्टी में
जो आपके पीछे 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 चलते हैं। जहां उन्होंने देखा आपने रसगुल्ले की प्लेट खाकर रख दी है, वो प्लेट आपको धोने के लिए नहीं भेजनी है, गार्बेज कलेक्टर या वो वेटर अपने आप वो प्लेट ले जाएगा। यानी जावा में एज अ डेवलपर आपको कभी नहीं सोचना कि आपने जो मेमोरी ली है उसे रिटर्न करें तब आप अगली मेमोरी मांगे। आप आराम से जितनी बार चाहें उतनी बार मेमोरी एलोकेट करें। उसे डीएलोकेट करने की अच्छी खासी एक एल्गोरिदम है जो हम आगे पढ़ेंगे एरे चैप्टर के दौरान। उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है गार्बेज कलेक्टर। इसलिए जावा में मेमोरी लीक जैसे स्टेटमेंट्स आप कभी नहीं पाएंगे। जावा में ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोग्राम के रन होते होते मेमोरी लीक हो जाए। जावा हमेशा मेमोरी को बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। दैट इज वाई हम कहते हैं जावा में मेमोरी का ऑटोमेटिक मैनेजमेंट होता है। और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं, ना कि आपको मेमोरी रिलीज करने पे ध्यान देना पड़ेगा। वो आप देखेंगे जब आगे चलकर हम इसको अपने प्रोग्राम में अप्लाई होता हुआ पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जेवीएम आपसे मेमोरी छीनता है, छीनता नहीं है। उसकी एक एल्गोरिदम है जिससे उसे पता लग जाता है कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, मतलब आप मेमोरी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो मेमोरी आप यूज करना छोड़ते हैं, उस मेमोरी को आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, जेवीएम उसे रिक्लेम करके वापस फ्री पूल में डिपॉजिट कर देता है। सो एज अ डेवलपर यू नेवर हैव टू बॉदर कि वो मेमोरी आपको फ्री करनी पड़ेगी, कभी नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो मेमोरी मैनेज हो जाएगी। टर्म याद रखिएगा आप, इसके लिए जावा का एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर काम करता है जो जेवीएम के साथ जेवीएम के कंट्रोल में रहता है, और उसका नाम होता है गार्बेज कलेक्शन। इसी को मैंने कहा जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट आपको मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आई विल चेक इट आउट। तब तक आप वॉइस से समझने की कोशिश करिए। ऑडियो क्लियर आ रहा है? कैन आई गेट ए यस फ्रॉम एवरीवन? इज ऑडियो क्लियर? ओके, सो इज द वीडियो अवेलेबल नाउ? इज द वीडियो अवेलेबल? ओके ओके ओके, फाइन। तो इस तरह से जावा मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। ओके, इसको हम सब कोडिंग के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे जब हम एरेज, ऑब्जेक्ट्स, इन सब की कोडिंग अपने प्रोग्राम में करेंगे। जावा का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जावा एक बेहद सिक्योर लैंग्वेज कहलाती है। इंटरनेट पे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पे भी आप नोटिस करेंगे HTTPS आता है, वेयर S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। वहां पे बैकग्राउंड में सर्वर पे जो कोड चल रहा होता है वो मेनली जावा का कोड चल रहा होता है। आगे की आप स्लाइड में देखिए कैसे जावा सिक्योरिटी अचीव करती है। सबसे पहली चीज जो जावा ने C++ से हटा दी, जावा ऑफकोर्स C++ को इनहेरिट करती है लेकिन पूरा पूरा नहीं। जावा ने C++ के अच्छे फीचर्स लिए हैं, और जिन फीचर्स को देखकर जावा डेवलपर्स को लगा कि ये किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पॉइंटर्स, जावा ने उन्हें टोटली ड्रॉप कर दिया है। सो इन जावा वी डोंट हैव एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेस वर्ड पे। जावा इंटरनली पॉइंटर्स यूज करती है, जावा इंटरनली पॉइंटर्स यूज करती है, बट हम प्रोग्रामर्स जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब, आप जावा में कभी भी किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज इन जावा वी डोंट हैव दिस ऑपरेटर अवेलेबल विच इन C and C++ was called as address of operator। जावा में ये ऑपरेटर नहीं होता। इसी तरह जावा में ये वाला ऑपरेटर भी नहीं होता। अगर आपको C याद हो तो ये पॉइंटर के साथ यूज होने वाला ऑपरेटर था, और जावा में, C में सॉरी, इसको अपन बुलाते थे इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये दोनों ही ऑपरेटर जावा लैंग्वेज ने ड्रॉप कर दिए, नहीं है जावा के अंदर। तो जावा क्योंकि पॉइंटर्स का सपोर्ट नहीं देती है, तो जावा के प्रोग्राम्स वायरस जैसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, जो C++ प्रोग्राम्स के लिए करना बेहद बेहद आसान था। आप C और C++ में किसी भी डिवाइस, हार्डवेयर, रनिंग एप्लीकेशन का एड्रेस लेकर जैसा चाहें उसको मैनिपुलेट कर सकते थे। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग C में सीखनी पड़ती है, बट ये पॉसिबल था C लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जावा में इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि आप किसी का भी एड्रेस डायरेक्ट प्रिंट तक कर सकें। मैनिपुलेट करना तो दूर की बात, आप उसे देख तक नहीं सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। दैट इज वन बिग थिंग जो जावा ने हैंडल करी। ओके, प्लस जावा में जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, जावा उसे एक स्पेशल लेयर के अंदर रन करती है। अगेन ये जेवीएम के साथ में ही रहती है, और इसको हम बोलते हैं सैंडबॉक्स। जैसे आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ऐसे आपकी एप्लीकेशन एक रूम में बैठकर रन होती है, और उस रूम को अपन बुलाते हैं सैंडबॉक्स। अगला डायग्राम इस चीज को थोड़ा क्लियर करेगा। सैंडबॉक्स अपने आप में एक स्पेशल प्रोसेस यूज करता है जिसका नाम होता है बाइट कोड वेरिफिकेशन। बाइट कोड वेरिफिकेशन का मतलब, आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी गलत एक्टिविटी अगर करते हैं तो बाइट कोड वेरीफायर उसे स्टॉप कर देता है, और सैंडबॉक्स के कारण
वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करता हूं, आप आगे चलकर जावा में इंटरनेट एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। ये इंटरनेट एप्लीकेशंस हम एप्लेट नाम के प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे। एप्लेट्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके ब्राउजर के अंदर एम्बेड होकर रन करे जाते हैं। एप्लेट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप अपने सर्वर पे डाल देते हैं। कोई भी बंदा आपके सर्वर को आपकी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करता है तो एप्लेट्स उसके सिस्टम पे आकर रन होते हैं। अब नोटिस करिए, एप्लेट बंदे के ब्राउजर पे रन हो रहे हैं, बट जावा ने अपने एप्लेट्स को फाइल्स, डेटाबेस, किसी भी चीज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी है। तो मैं एप्लेट्स बनाकर ऐसा कोई कोड नहीं लिख सकता जो किसी के ब्राउजर पे चले और उसके सिस्टम, उसके कंप्यूटर सिस्टम के फाइल्स को एक्सेस करे या उसको डिलीट कर ले। ये रिस्ट्रिक्शन सैंडबॉक्स की तरफ से आता है। डायग्राम आप देखें, वो आपको इस चीज को क्लैरिफाई करेगा। C++ में आप नोटिस करिए, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओएस से बात करती थी, तो कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं था। ओएस ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया वो लगा दिया, लेकिन लैंग्वेज की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था। जबकि जावा के अंदर एक अच्छा खासा रूल सेट होता है जो सैंडबॉक्स के पास होता है। जेवीएम आपके इंस्ट्रक्शंस को सैंडबॉक्स के थ्रू वेरीफाई कराता है और अगर सैंडबॉक्स उन्हें पास करता है तो ही वो इंस्ट्रक्शन ओएस के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे जाते हैं, नहीं तो जावा सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देती है। इसलिए जावा अपने आप में एक सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि जावा में बाइट कोड वेरीफायर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाइट कोड को वेरीफाई करने के बाद ही अंडरलाइन मशीन इंस्ट्रक्शन सेट पे उसे कन्वर्ट करता है। जब तक जेवीएम सेटिस्फाई नहीं होगा कि थिंग्स आर गोइंग इन अ सिक्योर वे, तब तक वो उसे कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आप देखेंगे, आप नोटिस करिएगा उसमें आपको मैक्सिमम पे जावा लगेगी। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप इंटरनेट पे किसी शॉपिंग साइट पे जाइए, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजॉन पे जाइए, जब आप पेमेंट करते हैं तब आप नोटिस करिएगा एयरटेल.in पे जाइए, अपना बिल पे करिए, आप आइडिया सेलुलर पे जाइए, जब आप पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आप देखिएगा पेज का एक्सटेंशन .jsp में कन्वर्ट हो जाएगा। JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। इससे प्रूफ होता है कि जो सर्वर पे पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है वो पूरा पूरा लिखा गया है यूजिंग जावा लैंग्वेज। अधिकतर जगहों पे, सब जगह तो नहीं, बट अधिकतर जगहों पे जहां सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू माना जा सकता है। तो जावा एक बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योरिटी नंबर 1 रीजन है कि जावा आज 2015 में नंबर 1 लैंग्वेज है सिक्योरिटी के मामले में, सर्वर साइड एप्लीकेशंस के मामले में, राइट? तो बिकॉज ऑफ बाइट कोड वेरीफाई एंड सैंडबॉक्स वी कैन से जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड आता है जावा में रोबस्ट। रोबस्ट को अगर मैं बहुत सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो मीनिंग ऑफ द वर्ड रोबस्ट इज नथिंग बट फॉल्ट टॉलरेंट। रोबस्ट को आप फॉल्ट टॉलरेंट का नाम भी दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्ट टॉलरेंट? इसको अगर आप थ्योरेटिकली समझें तो मैंने कहा जेवीएम के पास कई सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो आपका प्रोग्राम अगर बाईपास करेगा, वॉयलेट करेगा, तो जेवीएम आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, जेवीएम आपके प्रोग्राम को किल कर देगा। और याद रखिएगा आज से एक टर्म, क्योंकि इस पे आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जब जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन टाइम पे किल करता है तो हम बोलते हैं आपके प्रोग्राम में, नॉर्मल इंग्लिश में आप बोलेंगे रन टाइम एरर हैज अराइजन। जावा की टेक्निकल वोकैबुलरी में आप बोलेंगे एन एक्सेप्शन हैज अराइजन। जावा में जब भी जेवीएम को लगता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जेवीएम जनरेट कर देता है एक्सेप्शन, एंड ड्यू टू दैट एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इमीडिएट इफेक्ट के साथ किल कर दिया जाता है। इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक सी लैंग्वेज का मैंने कोड लिखा हुआ है, ओके? इसमें मैंने एक 5 इंटीजर्स का एरे बनाया है। 5 इंटीजर्स का मैंने एक एरे क्रिएट करा है। गलती से मेरी प्रोग्रामिंग मिस्टेक के कारण मैंने अपना लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया। मेरा लूप 10 बार चल रहा है, एरे मेरा 5 का है। आप बताइए C++ में ये प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो इसका बिहेवियर आपको क्या मिलेगा? कंपाइल होगा ये प्रोग्राम? ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपको लग रहा है हाँ तो आप बोले यस, नहीं लग रहा है तो आप नो बोले। क्या ये प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल करेगा C++ में? कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा? बिल्कुल करेगा, राइट? लेकिन जब आप इसे रन करेंगे, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, इस प्रोग्राम का आई की वैल्यू के 5 होने के साथ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 होने के साथ क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो C++ लैंग्वेजेस के अंदर जब आप कोई एरे बनाते हैं तो एरे के जो इंडेक्सेस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 0 से लेकर साइज -1 तक। इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करें तो इंडेक्सेस पढ़ेंगे 0 से लेकर 4 तक, ओके? इसके बाद का जो मेमोरी एरिया है वो सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज कभी चिंता या बॉदर नहीं करेंगी कि आपका प्रोग्राम एक्सेस ना कर पाए। वो करने देंगी आपको इस एरिया में प्रोग्राम को रन। अब इमेजिन करिए इस एरिया में अगर कोई दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है,
तो आपका प्रोग्राम उस सॉफ्टवेयर के साथ क्लैश कर जाएगा और रन टाइम पे आपका प्रोग्राम और वो प्रोग्राम दोनों क्रैश कर जाएंगे, सिस्टम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। यानी सी और सी प्लस प्लस रन टाइम पे कभी आपके प्रोग्राम को मॉनिटर नहीं करते हैं। इसका एक बड़ा प्रूफ ये है, आप सी प्लस प्लस पे प्रोग्राम कंपाइल कीजिए, उसकी EXE बनेगी। आप सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दीजिए अपने कंप्यूटर से, सिर्फ EXE को डबल क्लिक करिए, EXE रन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रन होने के लिए सी प्लस प्लस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो EXE डायरेक्ट मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रोकेगा तो प्रोग्राम उस एरिया को भी एक्सेस कर लेगा जो उसके एरिया या उसके मेमोरी के बाहर है। यानी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स अनसिक्योर प्रोग्राम होते हैं। अब इंटरनेट पे अगर मैंने सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बनाकर डाला है तो कोई भी नॉलेजेबल यूजर अगर होगा तो वो 2 बार सोचेगा उसे डाउनलोड करते वक्त, क्योंकि उसे भी ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम उसके सिस्टम की किसी भी एरिया को एक्सेस कर लेगा। जबकि जावा में अगर आप ये सेम कोड लिखते तो नोटिस करिएगा, जावा में जैसे ही ये कोड ARR I में I की वैल्यू 5 पे पहुंचेगा, यानी जैसे ही ARR 4 के आगे I 5 होगा, जावा आपके प्रोग्राम को किल कर देगी, जावा आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी। वही मैंने स्लाइड में दिखा है कि प्रीवियस कोड माइट शो अनसर्टेन बिहेवियर। अनसर्टेन से मेरा मतलब रन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेमोरी में कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होगा तो चल जाएगा, आगे कोई और प्रोग्राम रन हो रहा होगा, कोड कर जाएगा क्रैश, और रन टाइम पे आ जाएगी प्रॉब्लम आपको भी, दूसरे प्रोग्राम को भी। जावा में दूसरे प्रोग्राम को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जावा देखेगी I की वैल्यू आपने 5 करी है और आप ARR 5 में कुछ डाल रहे हैं, जो आप रिकॉल करिए डायग्राम से, ARR 5 एरिया ही नहीं है अवेलेबल आपके एरे में। जावा के अंदर अगर हम नोटिस करें, पिछली साइड पे मैं ले जाता हूं आपको, तो ARR 5 एरिया ही नहीं है, ये वाला एरिया, इट्स नॉट अवेलेबल इन जावा। तो जावा जैसे ही देखेगी आप इस एरिया को एक्सेस कर रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट के साथ जावा आपके प्रोग्राम को किल कर देगी, और जैसा मैंने कहा, आप मानेंगे जावा आपके प्रोग्राम में जनरेट कर देगी एक्सेप्शन। तो वो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पसंद करेगी, बजाय इसके कि वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी दूसरे प्रोग्राम को कोई भी नुकसान पहुंचाए। तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी थ्रेट के जावा एप्लीकेशंस डाउनलोड करके चला सकता है। जावा में आप किसी भी तरह से ऐसा कोई कोड नहीं लिख सकते हैं जो सिस्टम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपन कहते हैं जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जावा एक फॉल्ट टॉलरेंट लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट, जावा सिंपल है। सिंपल कैसे है? जावा ने अपना मैक्सिमम सिंटेक्स, ऑलमोस्ट 70 to 80% सिंटेक्स C++ लैंग्वेजेस से बोरो करा हुआ है। जैसे मैंने कहा, एरेज जावा में भी 0 से स्टार्ट होते हैं, जावा में भी उनकी फिनिशिंग इंडेक्स साइज -1 होती है। जावा में भी आप मेथड्स बनाते हैं तो उनके नाम के साथ पैरेंथेसिस लगता है। जावा के अंदर भी आप जब कोड लिखते हैं तो ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस से अपने कोड को आप स्टार्ट और क्लोज करते हैं। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी C++ की है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप आराम से जावा सीख सकते हैं। और मैं C++ और C से कंपैरिजन इसलिए करता हूं क्योंकि जावा में उन फीचर्स को इंप्रूव करा गया है जो फीचर C++ में ड्रॉबैक थे। तो आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जावा में पॉइंटर्स क्यों नहीं है। अब आप इस चीज को तभी समझा पाएंगे जब आपको इसका आइडिया हो कि पॉइंटर्स में ड्रॉबैक क्या थे। इस तरह से जावा ने उन फीचर्स को ड्रॉप कर दिया जो जावा डेवलपर्स को लगा किसी भी तरह का थ्रेट है या कंफ्यूजिंग है। जैसे 2 फीचर्स में आपको पॉइंटर्स बता ही चुका हूं। दूसरा फीचर जो जावा सपोर्ट नहीं करती है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जावा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे व्हाट इज दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, आपको याद होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम्स आती थी और जावा एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम्स लाना ही नहीं चाहती, तो उसने मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को ही सपोर्ट नहीं करा। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि जावा C++ को पूरे तौर पे इनहेरिट करती है। अगर मैं आपको डायग्राम वाइज शो करने की कोशिश करूं तो अगर ये C है, सपोज करिए दिस इज C, तो ये C++ हुई। C++ ने C को एज इट इज इनहेरिट करा है और जावा इनके कुछ पोर्शन को यूज करती है, पूरे को यूज नहीं करती है। ये जावा हो गई। तो जावा में कुछ C का पोर्शन है, कुछ C++ का पोर्शन है, और कुछ ऑफकोर्स ऐसी बातें हैं जो सिर्फ जावा के पास हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो C++ में है बट जावा में देखने को नहीं मिलती। तो जावा अपने आप में बहुत सोच समझ के बनाई गई लैंग्वेज है, प्रेजेंट एरा के हिसाब से बनाई गई लैंग्वेज है, इंटरनेट को ध्यान में रखकर बनाई गई लैंग्वेज है। तो ऐसा वो कोई फीचर सपोर्ट नहीं करती जो किसी भी तरह का थ्रेट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन के वक्त यूजर को या क्लाइंट मशीन्स को दे दे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसलिए हम कह सकते हैं जावा एक रिलायबल लैंग्वेज है, रोबस्ट है, सिंपल है, और एक प्रोग्रामर की अगर ये पहली लैंग्वेज नहीं है तो 100% जावा आपके लिए सिंपल भी है।
ऑफ कोर्स आप लाइफ में पहली बार कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और डायरेक्ट जावा से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत जा सकती है, वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस ये आपके लिए नए हो सकते हैं। बट अगर आपको ये टर्म्स आते हैं तो आप आराम से जावा लैंग्वेज पे मास्टर कर सकते हैं, और जरूर जरूर मास्टर कीजिए। जावा सबसे अच्छी लैंग्वेज है आगे के करियर के लिए, आगे के ऑप्शंस के लिए। जितने मार्केट के अंदर आपको चीजें मिलती हैं, हर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं जावा का टच मिलेगा। आखिरी ऑप्शन हम यही पढ़ने वाले हैं कि जावा सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, जावा सर्टिफिकेशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ओरेकल इतना फोर्स कर रहा है कि आप सर्टिफिकेशंस दें, क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है, ना कि उन लोगों की जो डायरेक्ट अपने लेवल पे जावा सीख के आ गए। जावा आप अभी मेरे से भी सीख रहे हैं, और भी लोग बहुत जगह जावा सीख रहे होंगे, बट प्रूफ क्या है कि आपकी जावा प्रोग्रामिंग अच्छी है? वो प्रूफ आपको ओरेकल के सर्टिफिकेशन के थ्रू मिलता है, राइट? सो इन जावा, इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ C++ लैंग्वेज, इट्स वेरी वेरी इजी टू लर्न जावा लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स आप जावा के अंदर देखेंगे। जैसे एनकैप्सुलेशन का एक बेसिक एग्जांपल, आप C और C++ में बिना क्लास बनाए प्रोग्राम्स बना सकते हैं, राइट? आप C और C++ में वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। जावा में ये दोनों ही चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। आप जावा में इंट ए स्टेटमेंट भी किसी मेथड के या किसी क्लास के बाहर नहीं लिख सकते हैं। यानी अगर जावा में आपने डायरेक्टली इंट ए लिखने की कोशिश करी, जावा कंपाइलर से रिजेक्ट कर देगा, अनलेस एंड अनटिल आप ये स्टेटमेंट लिखें अपने प्रोग्राम में एक क्लास की बॉडी के अंदर। सो एवरीथिंग विच यू राइट इन अ जावा प्रोग्राम हैज टू बी एम्बेडेड विद इन द बॉडी ऑफ अ क्लास, और सब कुछ क्लास के अंदर ही कोड करा जाए। ये फीचर होता है फीचर ऑफ एनकैप्सुलेशन, जो हम ऊप्स के बेसिक्स जब सीखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी आपने C++ अगर करी होगी तो आप ऑफकोर्स इन सभी फीचर्स को जानते होंगे। तो जावा इन तमाम फीचर्स को सपोर्ट करती है, बस इनके उन सब टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती है जो जावा डेवलपर्स को लगा कि किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस के सभी फॉर्म्स जावा नहीं देती है। फॉर एग्जांपल, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं करती है, राइट? तो जावा के अपने रीजन से वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। नेक्स्ट फीचर, जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब समझिएगा, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड मल्टी थ्रेडिंग। ध्यान दें, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आप कोई भी एक प्रोग्राम जब रन करते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आपने अलग अलग फंक्शंस कॉल कर रखे हैं, तो क्या वो फंक्शंस एक साथ पैरेलली रन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो हम मानते हैं वो एप्लीकेशन या वो लैंग्वेज मल्टी थ्रेडेड है, नहीं तो वो लैंग्वेज मल्टी थ्रेडेड नहीं है। थ्योरेटिकली ये चीज आपको इजीली समझ में नहीं आ रही हो अगर, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले आप टेक्स्ट पढ़ लें। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट वर्ड को अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो इट मींस पैरेलल और साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। बट ध्यान दीजिएगा, ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम के अगर मल्टीपल पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट हो तो अपन मानते हैं ये मल्टी थ्रेडिंग यूज हो रही है, या ये मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है। एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अगर हम लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर पे, राइट, या मोजिला ब्राउजर पे, किसी पे भी, और मैं विनैम्प में गाने भी सुन रहा हूं, तो क्या मैं कहूंगा ये मल्टी थ्रेडिंग है? ट्राई आंसरिंग येस और नो। क्या मैं कहूंगा ये मल्टी थ्रेडिंग है? ध्यान दीजिए, मैं ब्राउजर और विनैम्प यूज कर रहा हूं, क्या ये मल्टी थ्रेडिंग है? नहीं, ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। दिस इज मल्टी टास्किंग। कैसे? मैंने आपसे कहा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है, आप पिछली स्लाइड एक बार फिर पढ़िए। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है सेम प्रोग्राम के पार्ट्स को आप पैरेलली रन कर रहे हैं। और जैसा आपने क्वेश्चन में देखा, ब्राउजर और विनैम्प सेम प्रोग्राम नहीं है, वो दो अलग अलग प्रोग्राम्स, दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो वो मल्टी टास्किंग है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो मैं या आप अपने कोड के थ्रू नहीं करते हैं। मल्टी टास्किंग इज डिफरेंट, मल्टी थ्रेडिंग इज डिफरेंट। हालांकि मल्टी थ्रेडिंग मल्टी टास्किंग का सब टाइप है, बट जनरली मल्टी टास्किंग मतलब मोर देन वन प्रोसेसेस पैरेलली रन हो रहे हो। और ये जो क्वेश्चन था ये मल्टी टास्किंग का है, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए, इट इज मल्टी टास्किंग नॉट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कैसी दिखेगी आप नोटिस करिए। इमेजिन करिए मेरे पास ये सी का एक प्रोग्राम है, ओके। CLRSCR मैंने एक फंक्शन कॉल करा, फैक्टोरियल कॉल करा, प्राइम कॉल करा, इवन ऑड कॉल करा। मैंने लाइन से 4 फंक्शंस कॉल करे। आप मुझे बताएं जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या CLRSCR का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का प्राइम और प्राइम का इवन ऑड से कोई रिलेशन है?
रिलेशन से मेरा मतलब कोई आउटपुट ऐसा है जो CLR/SCR से आ रहा है और फैक्टोरियल को जा रहा है, या फैक्टोरियल से आ रहा है और प्राइम को जा रहा है। ट्राई आंसरिंग दिस। क्या CLR/SCR, फैक्टोरियल, प्राइम, इवन ऑड आपस में कनेक्टेड फंक्शंस हैं? नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं। बट आप रिकॉल करिए, सी जब इस कोड को चलाएगी तो कुछ ऐसे रन करेगी। सबसे पहले CLR/SCR रन होगा, पूरा फोकस ऑपरेटिंग सिस्टम का CLR/SCR को रन करने पे चला जाएगा। उतनी देर ये तीनों के तीनों फंक्शंस वेट करेंगे कि कंट्रोल CLR/SCR से वापस लौटे। जब वापस लौटेगा तो फैक्टोरियल फंक्शन रन होगा। ओके, जब फैक्टोरियल रन होगा उसके बाद वापस आने पर प्राइम वाला फंक्शन रन होगा। प्राइम वाला रन होने के बाद फिर इवन ऑड रन होगा। इसको अपन बुलाते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, क्योंकि ये फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी इन्हें एक के बाद एक चलाया जा रहा है, एक के खत्म होने के बाद दूसरा रिज्यूम हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इमेजिन करिए किसी ने फैक्टोरियल का जो फंक्शन बनाया उसमें लूप इनफाइनाइट लगा दिया, गलती से लूप इनफाइनाइट चल गया, तो फैक्टोरियल फंक्शन का लूप कभी खत्म नहीं होगा, कंट्रोल कभी प्राइम पे वापस नहीं लौटेगा, कभी प्राइम और इवन ऑड को चलने का मौका नहीं मिलेगा, प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, एप्लीकेशन इनफाइनाइट ब्लॉक में ट्रैप हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेने के लिए रुका और यूजर इनपुट देने में मान लीजिए 10 से 15 सेकंड ले रहा है, उतनी देर प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। जावा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीथ्रेडिंग। जावा में आप पिछले कोड को ऐसा बना सकते हैं कि जावा में फैक्टोरियल, CLR/SCR तो होगा नहीं जावा में, बट फैक्टोरियल, प्राइम और इवन ऑड मेथड्स इन पैरेलल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर फैक्टोरियल में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फैक्टोरियल वाला पार्ट हैंग भले ही हो जाए, लेकिन प्राइम और इवन ऑड वाले पार्ट्स अभी भी एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा और यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू बेटर होगा। सीपीयू को आप ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, प्रोग्राम कम समय में आउटपुट दे पाएगा, जबकि बाकी लैंग्वेजेस में जैसे सी में प्रोग्राम को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक एक फंक्शन से सीपीयू लौटेगा नहीं तब तक दूसरे को वो चला नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स इसको हम करेंगे जब अपने कोड में, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। प्रैक्टिकली अगर आप नोटिस करें मल्टीथ्रेडिंग कहां हो रही है, तो आप जब एक ही ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स खोलते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीथ्रेडिंग। ब्राउजर एक है लेकिन आप अलग अलग टैब्स ओपन कर रहे हैं, दैट्स मल्टीथ्रेडिंग, राइट। इसी तरह से अगर आप विनैम्प को नोटिस करें, विनैम्प में आप बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ होती हुई पाएंगे। आप जब गाना सुन रहे होते हैं तो एक स्लाइडर मूव कर रहा होता है जो गाना कितना हो चुका है प्ले वो दिखाता है। टाइमर चल रहा होता है जो गाने के नंबर ऑफ सेकंड्स इलैप्स बताता है। आप वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं गाना सुनते वक्त। आप नए गाने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, पुराने गाने हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गाना का प्ले होना अपने आप में एक और मेथड, एक और प्रोसेस है, एक और टास्क है। तो आप नोटिस करिए ये सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया प्लेयर। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीथ्रेडिंग। इवन आप भी अभी मल्टीथ्रेडिंग कर रहे होंगे अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन भी रहे हैं, और अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप में से कुछ लोग उसके नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आपका मेरे बात को सुनना, सुनकर समझते हुए उसके नोट्स बनाना, दैट इज मल्टीथ्रेडिंग। आप एक सिंगल पर्सन है लेकिन आप एक साथ दो टास्क, दो काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर एक प्रोग्राम से मल्टीपल टास्क करवाए जाएं तो अपन मानते हैं दैट इज कॉल्ड एज, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज मल्टीथ्रेडिंग, राइट। इस पे पूरा चैप्टर डिवोटेड है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे मल्टीथ्रेडिंग क्या होती है और कैसे हम मल्टीथ्रेडेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कैसे हम गेम्स और एनिमेशंस जावा कोड के अंदर डेवलप कर सकते हैं। वो सब मल्टीथ्रेडिंग में अपन देखने वाले हैं, राइट। जावा का अगला फीचर, जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का बहुत सिंपल इंग्लिश में अगर डेफिनेशन दी जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मतलब अ प्रोग्राम विच कैन रन ऑन मोर देन वन कंप्यूटर। आप इस समय भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, मैं अपने एंड पे बैठकर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप अपने एंड पे बैठकर उस लेक्चर को सुन रहे हैं, और हम दोनों के कंप्यूटर्स पे एक एक एप्लीकेशन रन हो रही है जो ये लेक्चर आपको डिलीवर करवा रही है। तो ये एक ही एप्लीकेशन है जिसका एक पार्ट मेरे डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल्ड है, आप ब्राउजर के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड है और सर्वर पे इसका दूसरा पार्ट चल रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, और इसे आप बहुत आराम से जावा जैसी लैंग्वेजेस के अंदर डेवलप कर सकते हैं। बहुत आराम से जावा में इस तरह की कोडिंग लिख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चले और वो रन टाइम पे ऐसे बिहेव करें एज इफ वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। डायग्राम वाइज अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, पहले टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। जावा में ये फीचर RMI के थ्रू अचीव करा जाता है। R का मतलब होता है रिमोट, रिमोट का मतलब होता है विच इज नॉट अवेलेबल लोकली। मेथड का मतलब जावा में फंक्शन होता है, जावा में फंक्शन को मेथड बोलते हैं। और इन्वोकेशन का मतलब होता है कॉल। यानी अगर आपने एक कोड लिखा जिसमें आपने एक मेथड बनाया,
वो मेथड एक कंप्यूटर पे चलेगा, उसको कॉल करने का कोड दूसरे कंप्यूटर पे चलेगा, और ये बिहेव ऐसे करेंगे एज इफ ये एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर हो रहे हैं रन। ऑफ कोर्स दोनों कंप्यूटर्स पे जेवीएम होना चाहिए, और दोनों जेवीएम्स आपस में करेंगे कम्युनिकेट यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज आरएमआई। एक फिगर, एक डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। आप नोटिस करिए, यहां पर मेरा मैसेज सेंडर है, यानी यहां पर मेरा मेथड का कॉल है, मैसेज को आप मेथड मानिए। यहां मेरे पास मेथड का कॉल है, और यहां मेरे पास मेथड की कोडिंग है। ये एक जेवीएम है जो मशीन ए पे चल रहा है, ये दूसरा जेवीएम है जो मशीन बी पे चल रहा है, और मशीन ए के जेवीएम पे बैठा हुआ मेथड कॉल, फंक्शन कॉल, मेथड मशीन बी पे लिखे गए फंक्शन को कर लेगा रन। दैट इज आरएमआई। बेनिफिट क्या होगा इसका? अलग अलग प्रोग्रामर्स अलग अलग लोकेशंस पे बैठकर एक ही प्रोग्राम को कर सकेंगे एग्जीक्यूट। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, 4 बंदे उस प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हैं, चारों को एक साथ फिजिकली एक जगह मौजूद होना ही नहीं पड़ेगा, वो अलग अलग लोकेशंस पे रहकर भी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। एक बंदा क्लास बना दे, एक बंदा मेथड्स बना दे, एक बंदा मेन लिख दे, और ये टेस्ट ऐसे करेंगे अपनी अपनी लोकेशन पे बैठकर एज इफ ये प्रोग्राम एक ही कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहा है। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ जावा, जिसमें हम जावा का आरएमआई फीचर करते हैं यूज। बाकी टेक्नोलॉजीज में ये कोरबा के नाम से जाना जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। आई रिपीट, कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। बाकी लैंग्वेजेस में ये इसके नाम से जाना जाता है, जावा में ये जाना जाता है बाय द नेम ऑफ आरएमआई, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो जावा को नंबर 1 लैंग्वेज आज मार्केट में बनाते हैं। अब एक ब्रीफ ओवरव्यू जावा की हिस्ट्री का ले लें। जावा मिस्टर गॉसलिंग ने डेवलप करी थी। उस टाइम, जिस टाइम मिस्टर गॉसलिंग ने डेवलप करी थी, उस टाइम वो सन माइक्रो सिस्टम्स में थे। आज की तारीख में उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी है। आज वो पहले कुछ टाइम वो गूगल में भी रहे, उसके बाद फिलहाल एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। सो मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बाकी इनके साथ एक अच्छी खासी टीम थी जिसने इस टेक्नोलॉजी, इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करा। जावा को डेवलप जिस कंपनी में रहते हुए मिस्टर गॉसलिंग ने करा था, वो सन माइक्रो सिस्टम थी। फुल फॉर्म मैंने आपको सन का वेबिनार में भी बताया था। इट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। The acronym SUN stands for Stanford University Network. Reason, Sun Microsystem के जो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इसको लॉन्च करा था, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट्स थे। उनमें एक इंडियन भी है, मिस्टर विनोद खोसला। तो इन लोगों ने इस कंपनी की नींव रखी थी। एंड इन द ईयर 2010 another big IT giant called as Oracle ने सन को टेक ओवर करा, और अब 2010 ऑनवर्ड्स अपन मानते हैं इट्स ओरेकल सन, नॉट ओनली सन। ओके, तो जावा मेनली प्रोडक्ट सन का था। आजकल जावा की पॉपुलैरिटी या जावा की डिजाइनिंग सारा कुछ ओरेकल की तरफ से टेक केयर करा जाता है, राइट। जावा का जो ओरिजिनल नाम रखा गया था, कई नाम जावा में सजेस्ट हुए थे। सिल्क भी इसका एक नाम पड़ा था, ओक भी इसका एक नाम पड़ा था। ऑफिशियली ओक बुलाया गया था इसको ओरिजिनली, लेकिन ये नाम कभी रजिस्टर नहीं हो पाया। ओक क्यों पड़ा था, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक फनी सा रीजन ये था कि मिस्टर गॉसलिंग की टीम जिस ऑफिस में बैठकर जावा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही थी, उसके ठीक सामने ओक का एक पेड़ था। ओक एक तरह का ट्री होता है, आप जानते होंगे। मिस्टर गॉसलिंग को वो ट्री बहुत पसंद था। बस उसी पसंद के कारण इन्होंने सोचा इसका नाम ओक दें। कुछ लोग ये कहते हैं अमेरिका में ओक एक स्ट्रेंथ का सिंबल है। अमेरिका में जनरली स्ट्रेंथ का सिंबल ओक के ट्री को माना जाता है। मिस्टर गॉसलिंग ये दिखाना चाह रहे थे कि ओक एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होने के कारण जावा का नाम वो रख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओक नाम से एक लैंग्वेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, वो इनको पता नहीं था। तो जब ये लोग रजिस्ट्री ऑफिस से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कैफेटेरिया पड़ा। उस कैफेटेरिया में इनकी पूरी टीम ने कॉफी पी। उस कॉफी का नाम भी लकीली जावा था, और वो नाम या वो कॉफी का टेस्ट इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने पूरी टीम को कन्विंस करा, पूरे लोगों को कन्विंस करा, एंड फाइनली द लैंग्वेज गॉट इट्स नेम एज जावा। यही रीजन है, आप स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, साइट पे भी देख सकते हैं। जावा का जो ऑफिशियल आइकन है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा, उसमें कॉफी का एक कप बना हुआ है, उस पर फ्यूम्स उठ रहे हैं। दैट्स वन बिग रीजन कि जावा का यही आइकन क्यों है, क्योंकि जावा नाम कॉफी के नाम से इंस्पायर्ड है। एंड एज सच जावा 3 चीजों का नाम है। जावा टेक्नोलॉजी भी जो आप सीख रहे हैं, जावा एक आइलैंड का नाम है इंडोनेशिया में, और जावा एक बहुत फेमस कॉफी का भी नाम है। सो दे कैन बी वेरियस रीजंस, उतना ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मेनली जावा नेम इज इंस्पायर्ड बाय द नेम फ्रॉम अ कॉफी। ओके, जावा का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, यहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत जगह पर आपको लिखेगा जावा 1995 में लॉन्च हुई थी। 1991 में जावा डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। 1995 में मिस्टर गॉसलिंग और उनकी टीम ने जावा का बीटा वर्जन बनाया था। बीटा वर्जन का मतलब होता है जब कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो अपने जान पहचान के लोगों में इस प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करती है, लोग उसे यूज करते हैं और अपने रिव्यूज देते हैं।
और एक बार सारे रिव्यूज पॉजिटिव होते हैं, सारे बग्स हट जाते हैं, आप टेस्टिंग फेज भी कह सकते हो इसको एक तरह का, उसके बाद कंपनी इसका ऑफिशियल वर्जन लॉन्च करती है। तो 1995 में जावा के अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन लॉन्च हुए थे, और जावा का जो ओरिजिनल वर्जन लॉन्च हुआ था, जो लोगों ने डाउनलोड करा और यूज करा, वो 23 जनवरी 1996 को लॉन्च हुआ था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट 1.0। दैट वाज द वेरी फर्स्ट वर्जन जो जावा का लॉन्च हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सी प्लस प्लस में भी थ्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शालू हैज आस्क्ड। इन सी एंड सी प्लस प्लस ऑल्सो वी क्रिएट थ्रेड्स यूजिंग pthread_create। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द थ्रेडिंग फीचर इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस इज नॉट सपोर्टेड बाय एवरी कंपाइलर। हर कंपाइलर में आपको थ्रेडिंग नहीं मिलेगी। आपको विजुअल सी प्लस प्लस मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट देगा, लेकिन टर्बो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर देगा भी तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देगा। सो बाकी लैंग्वेजेस में भी थ्रेडिंग अवेलेबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जावा ही थ्रेडिंग देती है, बट जावा की थ्रेडिंग अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म कॉमन चलती है। जबकि मल्टी थ्रेडिंग में आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट जावा उस रोल को आपके लिए मिनिमाइज कर देती है। तो आपको जो कोड मल्टी थ्रेडिंग का विंडोज पे लिखना है, वही सेम कोड लिनक्स के ऊपर भी चल जाएगा। जबकि विजुअल सी प्लस प्लस में अगर आपने कोई कोड मल्टी थ्रेडिंग का लिखा, विंडोज पे चलेगा, वो कोड ही लिनक्स पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स का थ्रेड समझने का तरीका विंडोज के थ्रेड समझने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। सो सी प्लस प्लस भी मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करती है। अगर नहीं करती होती तो सी डबल प्लस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, बट आपका कोड अलग हो जाएगा अगर आप यही कोड किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखेंगे। जबकि जावा में ये कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम चलेगा। राइट? इज इट क्लियर शालू? ओके ओके, वेलकम। अब जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है, हालांकि इस साल प्लानिंग है कि जावा 9 भी आ जाएगा, मे बी बाय द टाइम आपका कोर्स फिनिश हो जावा 9 लॉन्च हो जाए, बट फिलहाल जो करंट वर्जन जावा का चल रहा है, दैट्स जेडीके 8.0 व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन 18 मार्च 2014। हम इसी वर्जन को फॉलो कर रहे हैं, यही वर्जन का सेटअप हमें डाउनलोड भी करना है, और इसी पे हमें कोड्स अपने कंपाइल और रन और एग्जीक्यूट करने हैं। तो आप जावा 7 या जावा 6 ना यूज करते हुए जावा 8 ही डाउनलोड करेंगे। अगले लेक्चर में हम डाउनलोडिंग सीखेंगे और इसी को अपन यूज करने वाले। यही लेटेस्ट वर्जन है, इसी का लेटेस्ट सर्टिफिकेशन भी जावा फिलहाल ऑफर कर रही है। दैट वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा। अब जावा कहां स्टैंड करती है, अब ये मैंने आपको वेबिनार में भी साइट दिखाई थी, ये साइट पॉइंट है और मैं चैट विंडो में लिख रहा हूं, आप जरूर नोटिस करिए, TIOBE इंडेक्स। ये आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करिएगा। हाल ही में ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्टैटिस्टिक्स बताती है, और इन्होंने क्लेम करा है कि जनवरी 2015 में, जनवरी 2016 आते आते जावा वापस नंबर 1 स्लॉट पे आ गई है। नंबर 2 स्लॉट पे सी लैंग्वेज है, और जावा नंबर 1 स्लॉट को वापस रिटेन कर गई है, जो जावा को 10 साल पहले मिला था। सो आज 10 साल बाद वापस जावा नंबर 1 लैंग्वेज है। इन 10 सालों में वो टॉप 10 लैंग्वेजेस के अंदर थी, लेकिन साइड पॉइंट नोटिस करिए, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जावा को नंबर 1 बता रही है, और TIOB जो कंपनी है वो जावा को बता रही है उसके यूजेज और सर्वर साइड पे उसकी अवेलेबिलिटी के कारण। तो हर एंगल से आप देखें, जावा इज द लैंग्वेज टू लर्न। अगर आपने नहीं सीखी है जावा तो जरूर सीखें, फ्यूचर इज नथिंग बट जावा। जितने भी मार्केट में नई चीजें आ रही हैं, हर कॉन्सेप्ट में आपको कहीं ना कहीं जावा दिखेगी। सो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जावा इज नंबर 1 लैंग्वेज, और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जावा इज नंबर 1 लैंग्वेज। यूजेज के लिए आप इस साइट पे जाइए जो मैंने चैट विंडो में जिसका टर्म दिया है, बाकी साइट पॉइंट का यूआरएल आपको यहां दिख ही रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न, जावा इज नंबर 1 लैंग्वेज। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जावा की पॉपुलैरिटी को वापस क्लेम कर रही है, और इतनी पुरानी होकर भी इतनी सारी नई लैंग्वेज मार्केट में आज आ गई हैं। स्केला है, हैस्कल है, फेसबुक ने अपनी एक लैंग्वेज लॉन्च करी है, हैक। इन सब के बावजूद जावा इज नंबर 1 लैंग्वेज। जावा को बीट करने वाली कोई लैंग्वेज नहीं है, और उसका एक बड़ा रीजन सिक्योरिटी भी है, उसका एक बड़ा रीजन जावा का कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना है। जो आज के सिनेरियो की जरूरत है, जैसा आज ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेवियर चाहते हैं, वैसा बिहेवियर जावा आपको देती है, वो आप कोडिंग करते वक्त देखेंगे। अब ये ओरेकल का क्लेम है कि दुनिया में ये जितने भी आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, सेल फोन्स लाइक एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, जो आप कह सकते हैं स्मार्टफोन्स जिसने ओरिजिनेट करा सबसे पहले, स्मार्टफोन एप्लीकेशन ब्लैकबेरी पे ही सबसे पहले पोर्ट हुई थी। ये सारे के सारे चीजें जावा लैंग्वेज को, जावा को सपोर्ट करती हैं। इन सब के अंदर आप जावा एप्लीकेशंस बनाकर डाल सकते हैं। तो मैंने वेबिनार में भी कहा था कि आप नोटिस करिए कितना बड़ा कस्टमर बेस आपका हो गया है। खाली एक डेस्कटॉप या लैपटॉप यूजर ही नहीं, एक मोबाइल यूजर भी जावा यूज करेगा। एयरटेल का जो सिस्टम चलता है जिसके अंदर वो
आपको इंटरनेट पे या एप्लीकेशंस डिलीवर करते हैं, या टाटा स्काई आप ले लीजिए, इन सब के अंदर जावा एप्लीकेशंस रन होती हैं। एयरटेल का डिलीवरी सिस्टम जो है, टाटा स्काई का जो डिलीवरी सिस्टम है, डिश टीवी जो जी टीवी वाले यूज कर देते हैं, इन सब के अंदर जो कोड लिखे जाते हैं सर्वर एंड पे, दे ऑल आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप इसको नेट पे सर्च करिएगा, आपको सब में दिखेगा सर्वर सेंट्रिक जितनी एप्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी और जहां पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए लैंग्वेज की, जावा इज नंबर 1 चॉइस। और एज पर गूगल, जावा के 3 बिलियन डिवाइसेस मार्केट में हैं और हर साल ये इनका क्लेम है 1 बिलियन जावा डाउनलोड्स होते हैं। 100 करोड़ नए डिवाइसेस ऐसे मार्केट में आते हैं जो जावा यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन्स। 1 बिलियन डाउनलोड्स ऑफ जावा पर ईयर आर देयर। अब लास्ट स्लाइड आज की, जावा पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में अपने करियर को आप ले जा सकते हैं। सो जावा को आप सेंटर पॉइंट मानिए। आफ्टर लर्निंग जावा आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिस पे ये कोर्स मेनली फोकस्ड है। आप जेएसई यानी कोर जावा सीख रहे हैं और ये मेनली आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना सिखाएगा। देन आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जेएसई के ही बेस पर मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं। बस एंड्रॉइड के लिए जो कोड आप लिखते हैं उसमें आपको एंड्रॉइड से रिलेटेड पैकेजेस और लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल वही रहता है जो एक जावा एप्लीकेशन का रहता है। सो एंड्रॉइड 80% मोबाइल मार्केट को आज कैप्चर कर रहा है और जावा इज नंबर 1 लैंग्वेज जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज वन बिग रीजन कि जावा इतनी, एंड्रॉइड का बहुत बड़ा रोल है जावा को नंबर 1 बनाने में। एंड्रॉइड नहीं होता तो शायद जावा नंबर 1 स्लॉट वापस क्लेम नहीं कर पाती। सो एंड्रॉइड, और सीखने के लिए एंड्रॉइड अपन को एडवांस जावा या कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट। देन आज बिग डेटा का मार्केट है, इतना ज्यादा डेटा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के पास कैटर हो रहा है कि उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उनको जो कोड लिखना पड़ रहा है वो किसी नॉर्मल लैंग्वेज में वो लिख ही नहीं सकते हैं। हडूप वो टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा को एनालाइज करती है। फेसबुक, अमेजॉन, गूगल खुद, इनका सारा डेटा सेंट्रिक ऑपरेशन जो होता है वो हडूप टेक्नोलॉजी पे होता है। और हडूप में जनरली 2 ही लैंग्वेजेस पे काम होता है, वन इज पाइथन एंड नेक्स्ट वन इज जावा, और कोर जावा ही लगती है। अगेन नो सर्वर साइड एप्लीकेशन और सर्वर साइड जावा इज नीडेड। तो आप कोर जावा जेएसई पढ़ने के बाद हडूप एप्लीकेशंस पे भी काम कर सकते हैं, हडूप भी सीख सकते हैं, जो आने वाले समय में, आने वाले 3-4 सालों में आप देखिएगा मैक्सिमम डेटा एनालिसिस का काम हडूप के ऊपर होने लगेगा। देन आप, ये ग्लोब ये बता रहा है कि आप वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। Amazon.in, Alibaba.com मैंने वेबिनार में भी कहा था, जो दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है। IRCTC.co.in, इंडिया की रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट, SBI की वेबसाइट, एयरटेल की वेबसाइट, आइडिया की वेब एप्लीकेशन, ये सब कुछ डेवलप की गई है यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। दैट्स नॉट कोर जावा, दैट्स एडवांस जावा, वो उस पे यूज की गई है। लेकिन अगेन आप एडवांस जावा पे जा तभी सकते हैं जब आपने कोर जावा पूरी पढ़ी हो, या एटलीस्ट 40% कोर जावा आपने कवर की हो। 40% मतलब अप टिल एक्सेप्शन हैंडलिंग। उतनी जावा पढ़ने के बाद आप एडवांस जावा भी पैरेलली सीख सकते हैं। दैट्स अनदर बिग थिंग जो आप जावा पढ़ने के बाद कर सकते हैं। देन जावा में ही अगर आप आगे प्रोग्रेस करते हैं तो जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, वो जनरली जावा का एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क यूज करती हैं, विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड अनदर फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड एज हाइबरनेट। ये दोनों फ्रेमवर्क्स जावा में ही लिखे गए हैं, जावा में ही डेवलप करे गए हैं और जावा एप्लीकेशंस को ही बनाने के लिए यूज होते हैं। फ्रेमवर्क मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रेमवर्क कहते किसको है, आप समझेंगे आगे। अभी तो आप कोर जावा पढ़ रहे हैं, बट इतना पैराडिम है जो जावा सीखने के बाद आपके लिए अवेलेबल है। So you can develop mobile programs, you can develop desktop applications, you can develop big data applications, everything। आप बस सिस्टम से अवेलेबल सॉफ्टवेयर अगर आप छोड़ दें, वो जनरली लोग C++ में आज भी कोड करते हैं, तो बाकी हर एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर कैन बी वेरी वेरी इजिली डिजाइन यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी, यूजिंग जावा लैंग्वेज। दैट वॉज द बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग लैंग्वेज। क्यों जावा अपन पढ़ें, इतने सारे ऑप्शंस, इतने ज्यादा आपके पास चांसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनको जावा सीखने के बाद आप सीख सकते हैं। सो आई थिंक इट वॉज अ वेल कन्विंसिंग रीजन दैट व्हाई वी शुड गो विद जावा ओनली, व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज। फाइन, सो दिस brings us to the end of the first lecture. Thank you all for a patient hearing. आपको अगर .NET, we can arrange the classes for .NET also. अमित आप एक मेल दे दीजिए SC Live for You पे, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप स्लाइड के स्टार्टिंग में मेरा नंबर था, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारी HR मैनेजर है, उनका नंबर है, सीमा मैम, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। एनी क्वेरी, एनी डाउट आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। मुझे तो आप रात को 12 बजे भी आप कॉल करेंगे तो आई एम देयर टू आंसर यू, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। आप कॉल करिए,
और आपको कुछ भी पूछना हो तो essaylife4you@gmail.com, ये टोटली ऑनलाइन क्लासेस के लिए डेडिकेटेड हमारा अकाउंट है, उस पर आप आ जाइए। या वी आर प्लानिंग, हम फरवरी में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रहे हैं लोकेश। अभी वी आर स्टार्टिंग विद जावा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इंक्वायरीज ऑनलाइन के लिए जावा की थी। बाकी .NET, एंड्रॉइड, डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी वेल प्लान इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो वो मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, आपकी ईमेल आईडीज हमारे पास हैं। हम जैसे ही वेबिनार, हर एक के लिए एक पहले वेबिनार लॉन्च होगा, आप उसको अटेंड करिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या सीखेंगे, राइट। तो मैं आपको अगले लेक्चर का एजेंडा बता दूं। होप टू सी यू ऑल ऑन मंडे हम सीखेंगे जावा के कौन कौन से फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, व्हाट इज कोर जावा, व्हाट इज एडवांस जावा, ये चीज पे बात होगी। जावा का एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, जेडीके, जेआरई और जेवीएम में डिफरेंस क्या है, जिसमें आप थोड़ा आर्किटेक्चर समझेंगे जावा का। देन जावा इंस्टॉल कैसे करनी है आपको अपने मशीन पे, एंड जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है। अंकित, आप मेल भेज दीजिए, मैं आपको फंक्शंस का और जो भी आप चाहेंगे उनके नोट्स मेल कर दूंगा। जस्ट आप एक मेल भेज दें। ऐसा नहीं है कि आपने जावा ज्वाइन करिए तो आपको बाकी नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे। वी कैन सेंड यू नोट्स फॉर एनीथिंग, जिसका भी आप नोट्स चाहेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट सेंड अ मेल टू अस। Okay, so hope you all enjoy the lecture. Thank you once again for a patience hearing, and let's meet on Monday. Okay, और Monday आप 8:25 के आसपास लॉग इन कर लीजिएगा, क्योंकि 5-1 मिनट में वेट करूंगा। सो 8:38, 32 के आसपास अपन स्टार्ट कर ले क्लास, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जावा में जो आपको सीख। ओके, सो थैंक यू ऑल। रिकॉर्डिंग्स आपको कल तक अवेलेबल हो जाएंगी, स्लाइड्स भी मैं आज या कल तक आपको मेल कर दूंगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल। आप प्लीज फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, उससे हमें यह पता चलता है कि लेक्चर की डिलीवरी कैसी थी, कुछ चेंज मुझे करना है क्या लेक्चर के अंदर, कुछ और चीजें जोड़नी है क्या। आप प्लीज जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा फीडबैक फॉर्म प्लीज भरिएगा, उससे हमें पता चलता है कि आपको कितना पसंद आया, कितना आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा, नहीं करा, वॉट एवर द केसेस। नो, C++ के कंपाइलर का श्रीनिवास कोई रोल नहीं होता एग्जीक्यूशन के दौरान। कंपाइलर का दुनिया की किसी लैंग्वेज में कोई रोल नहीं होता एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन दो ही चीजें करती हैं, या तो JVM जैसे वर्चुअल मशीन वाले सॉफ्टवेयर, और या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर्स नेवर एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। इसका मैं प्रूफ आपको दूं, आप इंट लिखकर प्रोग्राम कंपाइल कीजिए, मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व थोड़ी हो जाएंगी। रिजर्व तब होंगी जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे। कंपाइलर सिर्फ ये बोलेगा कि जब कोड रन होगा तो 2 बाइट एग्जीक्यूट होंगी। आप सी में CLR लिखकर प्रोग्राम कंपाइल कीजिए, स्क्रीन क्लियर थोड़ी हो जाएगी। स्क्रीन क्लियर तब होगी जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे। तो कंपाइलर्स कभी एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज डन बाय रन टाइम एनवायरमेंट। C++ के लिए रन टाइम एनवायरमेंट OS देता है, जावा के लिए इट्स गिवन बाय JRE और JVM। ओके, श्रीनिवास, इट्स क्लियर? Any doubt, any queries from anyone? Okay. तो मैं सेशन एंड कर रहा हूं, राइट। आप वंस अगेन थैंक्स टू यू ऑल, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप essaylife4you@gmail.com पे मेल करें। ओके, विद इन 10 to 12 आवर्स हम आपको उसका रिस्पॉन्स दे देंगे। ओके, थैंक यू।